हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल गोटेक प्लस। मैं हूँ अभिषेक चित्तौर। मैं आज आपके लिए न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ विच इज़ ऑल्सो अ बायोलॉजिकल चैप्टर। इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज में जितने भी प्रयास किए गए फूड रिसोर्सेज, फूड से मिलने वाले सभी पदार्थों को सुधारने में इम्प्रूवमेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट इट। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। आप अपनी वीडियो भी इस पर डाल सकते हैं। देन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो इम्प्रूवमेंट करने के लिए फूड रिसोर्सेज में जो पहले कदम बढ़ाया गया था दैट इज़ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जो सबसे पहले सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को डिफाइन मीन्स एडप्ट किया गया था। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है? द एग्रीकल्चर कैन बी डिफाइंड एज द एडप्शन ऑफ वेरियस फार्मिंग प्रोडक्शन मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर मैक्सिमाइज एग्रीकल्चर यील्ड। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या था कि जितनी भी जो एडप्शन, जितने भी टेक्निक्स थी किसकी, यील्ड्स को, हाई यील्ड्स को, जितने भी फील्ड थे उनकी क्रॉप्स को मैक्सिमाइज करने के लिए, और उनकी जो प्रोडक्शन कम होता था पहले। जैसे आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी पहले। ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे? जो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स होते थे वो कैसे होते थे? ऑर्गेनिक मीन्स जो एनिमल्स का डिकम्पोज मटेरियल एंड द प्लांट्स का डिकम्पोज मटेरियल होता था। बट धीरे धीरे ग्रेजुअली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आई। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या था? जो एडप्शन द वेरियस फार्मिंग, जो टेक्निक्स को एडप्ट किया गया था किसके लिए? वेरियस फार्मिंग को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। एंड द प्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोडक्शन का मैनेजमेंट करने के लिए। कैसे? प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही थी, जो पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही थी, बट जो प्रोडक्शन था क्रॉप्स का वो नहीं बढ़ रहा था। उसको बढ़ने के लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को एडेप्ट किया गया। सो इम्प्लीमेंटिंग सच प्रैक्टिसेस वुड हेल्पिंग, इन सब प्रैक्टिसेस जो इम्प्लीमेंट की गई थी इन्होंने हेल्प की किस में? कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने में। मेंटेनिंग एनवायरमेंट का जो बैलेंस को बनाए रखने के लिए। देन कॉपिंग विद चेंजिंग ह्यूमन नीड्स के बीच में जो ह्यूमन की जो ज़रूरतें थी उनसे कॉप करना। एंड इट इज़ नेसेसरी टू अडेप्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सच एज मिक्स्ड क्रॉपिंग। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या दिए? मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग एंड इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या दिए? मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग। सो इंटीग्रेटेड फार्मिंग को हम इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर भी कहते हैं। So integrated agriculture implies a combination of agriculture with other forms of culture such as pisciculture, aquaculture, apiculture, sericulture, poultry farming, animal husbandry, etc. इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर क्या है? इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा एग्रीकल्चर का कॉम्बिनेशन। एग्रीकल्चर कॉम्बिनेशन मीन्स उसमें एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी तो होती है, फार्मिंग होती है, बट उसी के साथ साथ पिसिकल्चर, एक्वाकल्चर, फिश को भी पालना मीन्स फिश का भी एडप्शन करना। एंड द एक्वाकल्चर जो वाटर एलिमेंट्स थे उसका भी एडप्ट करना है। एपिकल्चर मीन्स हनी बीज को भी पालना, यानी हनी बीज की फार्मिंग। देन सेरिकल्चर जो सिल्क वर्म होते हैं उनकी फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग, हैंस की। देन एनिमल हस्बेंड्री भी करना। देन एडवांटेज ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के एडवांटेजेस। फर्स्ट इज अचीव द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल्स एंड कंट्रोल्स। इसने क्या किया? जो ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थी वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के मीन्स नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल्स एंड कंट्रोल्स, बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा जो नेचुरल बायोलॉजिक प्रोसेस थे, जो ह्यूमस होता था एनिमल एक्सक्रीटा से और प्लांट्स का जो वेस्ट होता था उसी से खेती की जाती, उसी से फार्मिंग होती थी। देन इट प्रोटेक्ट्स, रिन्यूज सॉइल फर्टिलिटी एंड नेचुरल रिसोर्स बेस। ये क्या करता है? सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल की जो उर्वरकता होती है सॉइल की, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको रिन्यूज मीन्स बनाता भी रहता है, इम्प्रूव भी करता रहता है। देन ऑप्टिमाइजेज द मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ फार्म रिसोर्सेज, रिड्यूसेस द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड परचेज इनपुट्स। देन प्रोवाइड्स एन एडिक्वेट एंड डिपेंडेबल फॉर्म ऑफ इनकम। ये करता है डिपेंडेबल इनकम का डिपेंडेबल फॉर्म
एडिक्वेट करता है, प्रोवाइड कराता है। देन प्रमोट्स अपॉर्चुनिटी इन फैमिली फार्मिंग एंड फार्म कम्युनिटीज। ना ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? फर्स्ट इज इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग क्रॉप्स which has not been polluted with the use of manures, fertilizers and biopesticides। जो भी लेबोरेटरी में बने हुए होते हैं केमिकल्स के फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, बायोपेस्टिसाइड्स, इनसे जो ये होते हैं, इनसे जो फार्मिंग है वो पॉल्यूटेड नहीं हुई है। कैसे? ऑर्गेनिक फार्मिंग का मीन ही होता है कि जितने भी फार्मिंग हो वो ऑर्गेनिक तरीके से, मतलब कि जो नेचुरल प्रोसेस के तरीके से हो। नेचुरल प्रोसेस में किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं होता, किसी बायो फर्टिलाइज़र का नहीं होता या बायो पेस्टिसाइड्स का भी नहीं होता। इसमें अपने ही ऑर्गेनिक टेक्निक के द्वारा ही फार्मिंग की जाती है। इन ऑर्गेनिक फार्मिंग देयर इज़ अ लिटिल और नो यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग में बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता ही नहीं। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ टॉक्सिटी ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। इनके मिलाने से लगातार इनके मिलाने से जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो बेकार हो जाती है, एकदम डिस्ट्रॉय हो जाती है। देन ऑर्गेनिक वेस्ट्स आर रिसाइकल इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? रिसाइकल हो जाते हैं। किसमें? मैन्योर में। देन बायो फर्टिलाइजर्स इंक्लूड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया विच इज कॉल्ड द अर्लियर ब्लूग्रीन एल्गी। जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं, जिससे जो क्रॉपिंग, जितनी भी फार्मिंग होती है जिसमें बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है वो ज़्यादा ग्रो करती हैं। बट ज़्यादा ग्रो होने के बाद उनकी जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। देन ना एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के एडवांटेजेस। इट प्रिवेंट्स पॉल्यूशन। ये क्या कहते हैं? प्रिवेंट्स पॉल्यूशन एनी कंपाउंड ऑफ आर एनवायरमेंट्स। ये क्रॉप्स को पॉल्यूशन से बचाती है। क्या? ऑर्गेनिक फार्मिंग क्रॉप्स को पॉल्यूशन से बचाती है। जो भी क्रॉप्स होती हैं जो पॉल्यूशन से पॉल्यूटेंट हो चुकी हैं उनको प्रिवेंट करती है। देन फार्म वेस्ट आर रिसाइकल। फार्म वेस्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट निकलते हैं फार्म से वो रिसाइकल हो जाते हैं। किस में? मैन्योर्स में। देन द फूड ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चर फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो ऑर्गेनिक फार्म से फूड ऑब्टेन होते हैं दीज आर फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड्स एंड टॉक्सिक केमिकल्स। ये पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? जो भी केमिकल्स विच आर यूज्ड टू किल द वीड्स, मीन्स जो भी पेस्ट होते हैं जैसे कि वीड्स को मारने के लिए एंड इंसेक्ट को मारने के लिए। जो इंसेक्ट और वीड्स होते हैं जो क्रॉप्स को ख़राब कर देते हैं उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है। एंड टॉक्सिक केमिकल्स मीन्स जहरीले जो भी केमिकल्स होते हैं उनसे फ्री होती है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग। देन ऑर्गेनिक फार्मिंग मेंटेन द सॉइल हेल्थ। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या करती है? सॉइल हेल्थ को बनाए रखती है। कैसे? कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में नेचुरली रिसोर्सेज आर यूज्ड मोस्ट, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरली रिसोर्सेज यूज़ होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। जैसे ही ह्यूमस, जो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होता बट इसमें जो सॉइल के टेक्सचर, जो भी सॉइल का टेक्सचर होता है सॉइल की हेल्थ को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट्स फाउंड होते हैं, पाए जाते हैं। देन द क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कीप्स इंसेक्ट पेस्ट एंड वीड्स अंडर चेक। जो क्रॉपिंग सिस्टम है ऑर्गेनिक फार्मिंग के वो इंसेक्ट पेस्ट मीन्स जो इंसेक्ट होते हैं जो क्रॉप्स को ख़राब कर देते हैं वो, और वीड्स क्या होते हैं? जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं। जैसे आप किसी भी क्रॉप को सोन करेंगे, सोन करने के बाद उसके साथ जो भी प्लांट्स जो अनडिजायरेबल है वो क्या होगा? वो सबसे वीड्स क्या कहते हैं? वीड्स प्लांट्स की जो भी आप क्रॉप सोन करते हैं, उगाते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जल्दी से जल्दी सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और क्रॉप से पहले, जो भी क्रॉप आपने सोन की है उससे पहले ग्रो हो जाते हैं। जो पहले की क्रॉप्स को ख़राब कर देते हैं तो उनमें डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। सो ये है आपका एग्रीकल्चर मीन्स ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैसे आप देख सकते हैं इसमें मैन्योर्स ऐड हैं। देन जो फार्मिंग हो रही है वो भी ऑर्गेनिक ही तरीके से हो रही है, ऑर्गेनिक टेक्निक से।
And thank you. Subscribe my channel, like this video. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल मेरे यूट्यूब चैनल गोटेक प्लस। मैं गोभी से चाहता हूँ मैच आपके लिए यूट्यूब लेकर, जिसका नेम है इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप यील्ड्स। ये जो क्रॉप में जो भी क्रॉप हैं उनको मैक्सिमाइज करने के लिए जो भी टेक्निक्स को एडप्ट किया गया था, जिसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग थी, वो दीज वर मोर इम्पॉर्टेंट। अब इसके बाद जो आता है जो इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप यील्ड्स, इस क्रॉप यील्ड्स में इम्प्रूवमेंट करने के लिए कौन कौन से एंडेवर्स किए गए। Then improvement in yields. Yields में improvement. Following three scientific approaches are adopted in India to obtain high yields from agriculture farms. Agriculture farm से high yield में सबसे ज़्यादा जो yields थे, प्रोडक्शन था, उसको गेट करने के लिए क्या ये थ्री साइंटिफिक अप्रोचेस एडप्ट किए गए इन इंडिया। फर्स्ट वॉज क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जो क्रॉप के प्रोडक्शन हो वो सबसे ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो क्रॉप का प्रोडक्शन। देन क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, जो क्रॉप जो भी सीड सोन किए जाएँ उनकी जो वैरायटी हो, वैरायटी भी अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो। देन क्वालिटी अच्छी होगी, क्वालिटी अगर हाई प्रोडक्शन की होगी, हाई यील्डिंग वैरायटी होगी, तो हाई यील्डिंग वैरायटी से क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट मीन्स प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा क्रॉप का। देन क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप का प्रोटेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। सो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट Crop production management refers to controlling the various aspects of crop production to obtain the maximum and best yield. It has the following three components. So, the crop production management क्या है? Controlling of various aspects of crops production to obtain the maximum best. क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब है कि क्रॉप का जो क्रॉप है वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, क्रॉप का इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करना किससे, जो भी टेक्निक्स एडप्ट की जाएं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। सो इट हैज़ द थ्री कंपोनेंट्स, इसके थ्री कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज़ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट मीन्स जो भी सॉइल को न्यूट्रिएंट अगर अच्छी तरह मिलेंगे, टाइम टू टाइम मिलेंगे, तो सॉइल की हेल्थ बनी रहेगी, सॉइल का टेक्सचर बना रहेगा, तो उसमें जो भी जितने मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे क्रॉप्स को वो भी ज़्यादा होंगे, और क्रॉप्स और मिनरल्स जो क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ज़्यादा, तो वो भी जल्दी से ग्रो करेंगे और उनका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। देन इरीगेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स टाइम टू टाइम, मीन्स टाइम टू टाइम क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करना, कि वाटर से भी उनको मिनरल्स मिलते हैं। देन क्रॉपिंग पैटर्न, जो क्रॉपिंग पैटर्न होगा क्रॉप्स को उगाने का, दैट शुड बी द गुड। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब जो मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है एंड द इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन, ये तीनों ही क्रॉपिंग पैटर्न में आते हैं। सो इस लेक्चर में हम पहले न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देन न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट, कि जो क्रॉप है क्रॉप को न्यूट्रिएंट सप्लाई करना। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मीन्स कंट्रोलिंग द सिलेक्शन, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द क्रॉप। जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मतलब है वो है कंट्रोलिंग ऑफ सिलेक्शन का कंट्रोल करना, मीन्स जो भी न्यूट्रिएंट्स दी जाएं वो एक मीन्स ऐसी मात्रा में क्वांटिटी में दी जाए विच इज़ गुड, जो अच्छी हो, ज़्यादा नहीं दी जाए। जो न्यूट्रिएंट्स क्रॉप को मिले वो ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए, कम भी नहीं मिलनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो उनमें डिसऑर्डर हो जाएंगे, कम होंगी तभी उनमें डिसऑर्डर हो जाएंगे। सो कंट्रोलिंग द सिलेक्शन को कंट्रोल करना। देन जो टाइमिंग होगी क्रॉप्स को देने के लिए, मिनरल्स जो भी सॉइल से उनको प्रोवाइड किए जाएंगे, उनकी टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, जितने भी अमाउंट में न्यूट्रिएंट सप्लाई होंगे क्रॉप को थ्रू द सॉइल। देन प्लांट्स रिक्वायर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स फॉर बिल्डिंग देयर स्ट्रक्चर एंड मेंटेनिंग देयर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, किस लिए, फॉर बिल्डिंग देयर स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, एंड मेंटेनिंग देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस मीन्स ऑक्सीजन को, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करना एंड ऑक्सीजन को एक्सहेल करना। देन these inorganic elements are called nutrients. इन्हीं inorganic elements को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स।
देयर आर 40 एलिमेंट्स फाउंड इन प्लांट्स एज, जो प्लांट्स है, जो प्लांट्स की राख में 40 एलिमेंट्स, कितने 40 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, बट उनमें से ओनली 16 ऑफ दोज आर इसेंशियल, उनमें से सिर्फ 16 ही ज़रूरत होते हैं, किसके, इसेंशियल होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड इसेंशियल एलिमेंट्स, ये क्या कह लेते हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स। देन टाइप्स ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स मीन्स इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज द मेज डिवाइडेड एसेंशियल प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स इनटू 2 कैटेगरीज। जो मेज थे, मेज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1915 में इसेंशियल प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फर्स्ट वॉज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, सेकंड वॉज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो पहला था वो था मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, सेकंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो पहले हम पढ़ेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम मैक्रो एलिमेंट्स भी कहते हैं, जो प्लांट के स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं। देन दे आर दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स इन ईजिली डिटेक्टेबल क्वान्टिटीज़। ये वो एलिमेंट्स होते हैं प्लांट्स में जो ईजिली डिटेक्टेबल क्वान्टिटीज़ में होते हैं, जिनका साइज़ होता है 1 ppm। 1 ppm का मतलब 1 मीन्स किसी भी ड्राई फ्रूट का वेट ऑफ द प्लांट बॉडी। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किसके लिए यूज़ होते हैं, उनका फंक्शन है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑस्मेटिक पोटेंशियल। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिंथेसिस करते हैं एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल को डेवलप करते हैं। ऑस्मोटिक पोटेंशियल मतलब ऑस्मोसिस प्रोसेस, जिसके थ्रू जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, जिससे जो वाटर है, वाटर सेल में एंटर करता है। एंटर करने पर मीन्स पूरे प्लांट को जो वाटर प्रोवाइड होता है वो किससे होता है, ओस्मोसिस प्रोसेस से, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मेटिक पोटेंशियल। सो देयर आर 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। कितने होते हैं, 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनमें से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। जो 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी होते हैं, जिनके नेम्स हैं राइजोबियम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरिया। देन नाउ फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ये 6 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, उनके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। पहला हमने पढ़ लिया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, अब पढ़ेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। देन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, दे आर दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो प्लांट, दोज एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स में छोटी क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होते हैं, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे भी कम होते हैं। इनका जो साइज है वो 1 ppm ऑफ ड्राई मैटर का 1 ppm वेट। देन दे आर मोस्टली इन्वॉल्व इन द फंक्शन ऑफ एंजाइम्स। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किस फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, फंक्शन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स के फंक्शन में, एंजाइम्स को सिंथेसिस करने, एंजाइम्स के फंक्शन में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं। देयर आर 7 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें क्या है, 7 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स हो गए फिर पूरे कितने हो गए, 7 + 6 13, एंड 13 में से जो 3 होते हैं, 3 में से जो 2 न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तो उनको एयर से प्रोवाइड होते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देन 1 कहाँ से प्रोवाइड होता है, वाटर से। सो देयर आर 7 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। 7 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें आयरन, मैग्नीज और मैग्नीशियम दोनों ही डिफरेंट होते हैं। मैग्नीज भी डिफरेंट है, मैग्नीशियम भी डिफरेंट है। मैग्नीज का ये होता है Mn, क्या होता है, Mn केमिकल फॉर्मूला। सो आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन, ये क्या होते हैं, यही 7 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, 7 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो नेक्स्ट, मिनरल रिप्लेनिशमेंट। जो मिनरल होते हैं, मिनरल जब सॉइल में जितने भी मिनरल्स होते हैं उनको जब
एक बार क्रॉप को सोन करने में, क्रॉप पैटर्न में क्रॉप को सोन करने के बाद क्रॉप्स क्या करते हैं, सॉइल के मिनरल्स को अपनी ग्रोथ में यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज करने के बाद सॉइल में से तो मिनरल्स चले जाते हैं। अब मिनरल्स जाने के बाद मिनरल रिप्लेनिशमेंट का क्या हो गया, मतलब कि उसमें सॉइल में फिर से रिप्लेनिशमेंट करना मिनरल्स का, मीन्स फिर से मिनरल्स को बनाना। सॉइल में कैसे बनेंगे, बाय द एडिशन ऑफ द ह्यूमस, ह्यूमस को मिलाने में, या फर्टिलाइजर्स भी मिलाने के लिए बायो फर्टिलाइजर्स भी मिला सकते हैं, या पोटेशियम फर्टिलाइजर्स या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स और ह्यूमस के मिलाने से ही सॉइल में मिनरल रिप्लेनिशमेंट होता है। मिनरल रिप्लेनिशमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए, सॉइल की हेल्थ को बनाए रखने के लिए, सॉइल के टेक्सचर को बनाए रखने के लिए। सो सॉइल इज़ द इम्पॉर्टेंट रिजर्वर ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। सॉइल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजर्वर है ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट न्यूट्रिएंट्स किस में, सॉइल में ही पाए जाएंगे। सॉइल से ही प्लांट क्या लेंगे, न्यूट्रिएंट्स लेंगे। सो क्रॉप प्लांट्स रेगुलरली विड्रॉ द मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। क्रॉप प्लांट्स क्या करते हैं, रेगुलरली मिनरल्स लेते हैं सॉइल से। देन इफ़ मिनरल्स आर नॉट रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, अगर मिनरल्स सॉइल में रिप्लेनिश नहीं किए जाएँ, अगर मिनरल्स नहीं मिलाए जाएँ सॉइल में, तो उनमें क्या होगा, क्रॉप्स विल डेवलप डिसऑर्डर इन स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ। तो क्रॉप्स के स्ट्रक्चर और ग्रोथ में क्या डिसऑर्डर डेवलप होंगे मीन्स उनका प्रोडक्शन कम होगा, उनका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, उनकी ग्रोथ कम होगी तो प्रोडक्शन भी कम होगा। सो मिनरल्स रिप्लेनिश करना इज इम्पॉर्टेंट इन द सॉइल। देन मिनरल रिप्लेनिशमेंट इज डन थ्रू द एडिशन ऑफ मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप। मिनरल रिप्लेनिशमेंट किससे होता है, एडिशन ऑफ मैन्यूर्स को मिलाना और फर्टिलाइजर्स को मिलाना सॉइल में मैन्यूर्स मिलाने से और फर्टिलाइजर्स मिलाने से मिनरल में रिप्लेनिशमेंट होता है। मैन्यूर्स क्या होते हैं, मैन्यूर्स में ह्यूमस ज़्यादा होता है एंड न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते, बट फर्टिलाइजर्स में ह्यूमस कम होता है बट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि इसमें पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, ये तीनों ही बहुत ही ज़्यादा मीन्स इन अ बिग क्वांटिटी दीज आर प्रेजेंट इन द फर्टिलाइजर्स। सो थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल गोटेक प्लस। मैं उबीसा चित्तौड़। मैं इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में। सो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ये दोनों ही कंपाउंड होते हैं विच इज़ यूज्ड इन द मिनरल रिप्लेनिशमेंट। मिनरल को रिप्लेनिश करने के लिए सॉइल में इन दोनों का यूज़ होता है। और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तरीके से दोनों में डिफरेंस होते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट नाउ। सो मैन्योर्स, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मैन्योर्स। मैन्योर्स क्या होते हैं, सो मैन्योर्स आर द नेचुरल फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स क्या होते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं, प्राकृतिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, विच आर गेट फ्रॉम द बल्कि दे आर बल्कि सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर के ये नेचुरल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर मीन्स जो भी मैटर विच वी गेट फ्रॉम द एनिमल एक्सक्रीटा, जो एनिमल का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ह्यूमन बीइंग का वेस्ट प्रोडक्ट एंड द प्लांट्स का वेस्ट प्रोडक्ट, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है विच इज़ रिच इन द ह्यूमस, जो ह्यूमस में रिच होता है, उन्हें मैन्योर्स कहते हैं। विच सप्लाई न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल क्वान्टिटीज़, जो न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई तो करते हैं बट इन स्मॉल क्वान्टिटीज़, एंड ऑर्गेनिक मैटर लार्ज क्वान्टिटीज़। ऑर्गेनिक मैटर लार्ज क्वान्टिटीज़ में प्रोवाइड कराते हैं क्रॉप्स को। और ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस लिए होता है, सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए, सॉइल हेल्थ को बनाए रखने के लिए। देन मैन्योर्स आर प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोज्ड एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। मैन्योर्स किससे बनता है, बाय द डिकम्पोज ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा, एनिमल के एक्सक्रीटा से एंड प्लांट वेस्ट से। ना एडवांटेज ऑफ मैन्योर्स, मैन्योर्स के एडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट, मैन्योर्स एनरिच द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर्स क्या करता है, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स से भर देता है। देन सिंस मैन्योर्स कंटेन लेस न्यूट्रिएंट्स, यहाँ तक कि मैन्योर्स में कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं बट उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा क्वांटिटीज़ में होता है, लेकिन जो क्रॉप्स को तो ज़्यादा क्वांटिटीज़ में क्या चाहिए, इनऑर्गेनिक मैटर, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। देन मैन्योर्स ऐड ऑर्गेनिक मैटर, क्या होते हैं मैन्योर्स, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है मैन्योर्स में, तो ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करते हैं मैन्योर्स टू द सॉइल विच रिस्टोर्स द सॉइल टेक्सचर, जो क्या कहते हैं सॉइल टेक्सचर को बनाते हैं फॉर बेटर रिटेंशन ऑफ वाटर एंड एरोजन ऑफ सॉइल, जो वाटर के बेटर रिटेंशन के लिए, जो वाटर है सॉइल के टेक्सचर को भी बढ़ाने के लिए। देन
द ऑर्गेनिक मैटर इन मैन्योर्स प्रोवाइड्स फूड फॉर द सॉइल ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो मैन्योर्स में ऑर्गेनिक मैटर फाउंड किया जाता है, वो क्या रहता है, सॉइल ऑर्गेनिज्म के लिए इज़ अ टाइप ऑफ फूड के तरीके से वर्क करता है, विच हेल्प इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। जो क्या रहता है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है। देन डिसएडवांटेज ऑफ मैन्योर्स, मैन्योर्स के एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या होगा कि मैन्योर्स आर बल्कि विद लो न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर्स में न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। बट एडवांटेजेस क्या था इसमें, इसमें मैन्योर्स ज़्यादा, इसमें ह्यूमस ज़्यादा थे। ह्यूमस किस लिए यूज़ होता है, ऑर्गेनिक मैटर मीन्स जो सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, सॉइल हेल्थ को बनाए रखता है। देन द न्यूट्रिएंट्स गेट रिलीज स्लोली। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, धीरे धीरे रिलीज होते हैं। अनेबल टू फुलफिल द हाई एंड रैपिड डिमांड ऑफ न्यूट्रिएंट्स मीन्स जो न्यूट्रिएंट्स, जो क्रॉप्स की हाई और रैपिड डिमांड होती है न्यूट्रिएंट्स की, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पाता बाय इम्प्रूव्ड हाई यील्डिंग हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स। जो हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स होती हैं, जो डिसिमिलर जेनेटिक मटेरियल्स को क्रॉस करने पर जो भी क्रॉप प्रोड्यूस होती है, उसको कहते हैं हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप। ये कहती है इसको ज़्यादा से ज़्यादा हाई डिमांड एंड रैपिड डिमांड होती है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। देन मैन्योर्स आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। मैन्योर्स कितना नहीं होते, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते। एंड आल्सो आर नॉट यूजफुल व्हेन अ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट इज नीडेड। एंड यूजफुल भी नहीं रहते जब कोई भी एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट इज नीडेड, कब, जब भी कोई एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। देन नाउ टाइप्स ऑफ मैन्योर्स। मैन्योर्स के प्रकार, मैन्योर्स कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज फार्म यार्ड मैन्योर, पहला क्या है, फार्म यार्ड मैन्योर। सेकंड इज कंपोस्ट, थर्ड इज ग्रीन मैन्योर। ओके, फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर, फार्म यार्ड मैन्योर क्या होता है, आप नाम से पता पड़ा, जो फार्म यार्ड में बना हुआ मैन्योर, जो मैन्योर होता है जो फार्म यार्ड में बनता है। फार्म यार्ड मैन्योर इज द decomposed mixture of cattle excreta, urine, litter and leftover organic matter such as roughage and fodder। जो फार्म यार्ड मैन्योर होता है वो क्या होता है, डिकम्पोज्ड मटेरियल होता है कैटल फार्मिंग, जो कैटल होते हैं, जो भी बफेलो का डंग एंड द लिटर, यूरिन, और जो भी लेफ्ट ओवर मटीरियल होते हैं, लेफ्ट ओवर ऑर्गेनिक मैटर, उनसे फार्म यार्ड मैन्योर बनता है। देन फार्म यार्ड मैन्योर कंटेन्स नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। फार्म यार्ड मैन्योर में क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस कंटेन होता है। देन अ वेल फार्म यार्ड मैन्योर, जो अच्छी तरह फार्म यार्ड मैन्योर बना होता है, जो डिकम्पोज रहता है मिक्सचर ऑफ कैटल एक्सक्रीटर का, उसमें 0.5% क्या होता है, नाइट्रोजन, 0.2% फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, देन 0.5% पोटेशियम मोनोऑक्साइड होता है ना। कंपोस्ट के बारे में बात करें, देन कंपोस्ट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम फार्म। कंपोस्ट क्या होता है, फार्म से प्रिपेयर किया जाता है। एंड टाउन रिफ्यूज सच एज वेजिटेबल्स एंड एनिमल रिफ्यूज, फैकल मैटर ऑफ ह्यूमन बींग, सीवेज वेस्ट, वीड्स एक्सेट्रा। जो कंपोस्ट होता है वो किस में बनता है, फार्म से बनता है। और फार्म जो टाउन से वेस्ट किया, जो भी सीवेज मटेरियल होता है, वेजिटेबल वेस्ट होता है, एंड एनिमल रिफ्यूज, फैकल मटेरियल होता है ह्यूमन बींग्स का भी, और वीड्स होते हैं, उनसे कंपोस्ट प्रिपेयर किया जाता है। और कंपोस्टिंग is a biological process। Composting क्या है, is a biological process in which both aerobic and anaerobic microbes decompose the organic matter। जिसमें aerobic और anaerobic microbes दोनों ही organic matter को डिकम्पोज करते हैं। एरोबिक क्या होते हैं, एरोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पाए जाते हैं, और जब भी ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा तभी एरोबिक बैक्टीरिया पाए जाएंगे, माइक्रोब्स। एनाएरोबिक बैक्टीरिया ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन द these are found in the unpresence of oxygen, मीन्स जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होगा वहाँ anaerobic बैक्टीरिया होंगे, मीन्स anaerobic माइक्रोब्स होंगे। देन नाउ ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या है, ग्रीन मैन्योर के नाम से पता है, ग्रीन मीन्स हरा, देन मैन्योर जो विच इज़ ग्रीन इन नेचर, जो नेचर में ग्रीन होगा। सो द प्रैक्टिस ऑफ ग्रीन मैन्योर इंक्लूड्स, मीन्स ग्रीन मैन्योर क्या है, growing, mulching by plugging, by mixing green crops with soil to improve physical and soil texture. So the practice of green manure includes growing, mulching by plugging, and mixing of green crops
विद सॉइल टू इम्प्रूव फिजिकल स्ट्रक्चर एंड सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी और स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए ऑयल मल्चिंग और बाय प्लगिंग मल्चिंग बाय प्लगिंग करने के लिए। देन मिक्सिंग ऑफ ग्रीन क्रॉप्स विद सॉइल, ग्रीन क्रॉप्स को सॉइल में मिक्स करने से क्या होगा, उसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी और उसका फिजिकल स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होगा ग्रीन मैन्योर से। देन ग्रीन मैन्योर आर जनरली ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस प्लांट्स। ग्रीन मैन्योर्स होते हैं उनमें कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स, जिनमें से जो एग्जांपल है वो है डेंचा, सैन क्लस्टर बीन एसेट्रा। अब फर्टिलाइजर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो फर्टिलाइजर्स क्या है, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड प्लांट न्यूट्रिएंट्स कमर्शियली मैन्युफैक्चर यूजिंग केमिकल्स के द्वारा जो यूज़ किए जाते हैं, केमिकल्स यूज होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स को बनाने में। जो केमिकल्स के यूज़ से कमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड फर्टिलाइजर्स, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड होते हैं बाय यूजिंग द केमिकल्स आर कॉल्ड फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्रॉप्स को क्या प्रोवाइड कराते हैं, क्रॉप्स को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम क्या प्रोवाइड कराते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स आर वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग हाई यील्ड्स। फर्टिलाइजर्स क्या है, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स है फॉर ऑब्टेनिंग हाई यील्ड्स को ऑब्टेन करने के लिए वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट है। देन फर्टिलाइजर्स कंटेन मच हायर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स देन मैन्योर्स से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं किसमें, फर्टिलाइजर्स में मैन्योर से भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। देन अ कंप्लीट फर्टिलाइजर्स इज वन विच कंटेन्स ऑल थ्री क्रिटिकल एलिमेंट्स। अ कंप्लीट फर्टिलाइजर्स क्या होता है, जिसमें तीनों क्रिटिकल एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तीनों क्रिटिकल एलिमेंट्स कंटेन होते हैं। थ्री क्रिटिकल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये तीनों ही कंटेन होते हैं इन द बिग क्वांटिटीज, बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में ये होते हैं एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र में। देन दीज फर्टिलाइजर्स में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये जो फर्टिलाइज़र होते हैं ये तो ऑर्गेनिक होंगे या इनऑर्गेनिक होंगे, बट ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑर्गेनिक नहीं होते, इनऑर्गेनिक होते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स कितने प्रकार के होते हैं। देन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स क्या होंगे, जो नाइट्रोजन प्रोवाइड कराएंगे। जो दीज फर्टिलाइजर्स सप्लाई द मैक्रोन्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट की नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, जिनका एग्जांपल है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम निट्रेट एसेट्रा। देन फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जो फॉस्फेट प्रोवाइड कराते हैं, जो फर्टिलाइजर्स फॉस्फोरस प्रोवाइड कराते हैं क्रॉप्स को। दे आर द सोर्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉस्फोरस, ये क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉस्फोरस का एक सोर्स है। फॉर एग्जांपल सिंगल फॉस्फेट, ट्री सुपर फॉस्फेट एसेट्रा, ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, सिंगल फॉस्फेट एंड ट्री सुपर फॉस्फेट। देन थर्ड है पोटेशिक फॉस्फेट, जो पोटेशियम प्रोवाइड कराते हैं। दीज फर्टिलाइजर सप्लाई पोटेशियम प्रोवाइड कराते हैं क्रॉप्स को। फॉर एग्जांपल जिनका एग्जांपल है पोटेशियम सल्फेट एंड पोटेशियम निट्रेट। देन कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, व्हेन अ फर्टिलाइजर्स कंटेन्स टू और मोर न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जिसमें टू और मोर मीन्स दो या दो से भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा बायो फर्टिलाइजर्स में द ऑर्गेनिज्म विच एनरिच द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड बायो फर्टिलाइजर्स। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स से भर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स आर रिन्यूएबल एंड नॉन पोल्यूटेंट सोर्सेज। जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो रिन्यूएबल होते हैं एंड नॉन पोल्यूटेंट सोर्सेज ऑफ क्रॉप। देन Mycorrhiza is a symbiotic association of certain fungi with roots of high plants. Mycorrhiza increases water and nutrient uptake by plants and increase growth and high yield of plants. जो mycorrhiza होते हैं ये symbiotic association होता है fungi और roots of high plants का। जो mycorrhiza क्या करता है, वाटर को इंक्रीज़ करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है, न्यूट्रिएंट अपटेक बाय द प्लांट्स के द्वारा जितने भी न्यूट्रिएंट्स लिए जाते हैं उनकी भी कैपेसिटी बढ़ाता है एंड increase in the growth and yields of plants. Then thank you, subscribe my channel, like this video
If you have any doubt, you can ask on the comment. Hello students, welcome to your YouTube channel GoTech Plus. मैं विशेष चाहता हूँ मैं आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आज हम डिस्कस करेंगे ऑन द न्यू टॉपिक जिसका नेम है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का मीन्स क्या है? जो क्रॉप की वैरायटी होती है, जो सीड्स यूज़ किए जाते हैं इन द प्लगिंग, जो यील्ड में यूज़ किए जाते हैं, उनकी वैरायटी कैसी है, हाई यील्ड वैरायटी के हैं या लो यील्ड वैरायटी के हैं। इन्हीं से जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वो मैक्सिमाइज होता है, वो इंक्रीज़ होता है। और क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, क्योंकि जो समय के साथ ही जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग्स की पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज़ हो रही है टाइम टू टाइम। सो पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने के साथ साथ हमारा क्रॉप प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होना चाहिए। सो उसी के जो साइंटिस्टों ने तीन मेथड्स थे उनको डिस्कवर किया था। उनमें से पहला था क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जो सेकंड है वो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, एंड जो थर्ड है वो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की क्रॉप को जो प्रोडक्शन है उसको मैक्सिमाइज कैसे किया जाए ना। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट ना वैरायटी के द्वारा, मीन जो वैरायटी है थ्रू द वैरायटी, जो सीड्स की वैरायटी होती है उसी के थ्रू क्रॉप के यील्ड को मैक्सिमाइज करना कैसे किया जाए। लेट्स स्टार्ट इट नाउ। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। देन नीड फॉर हाई यील्ड क्रॉप मीन्स, इसका मतलब है कि जो क्रॉप है, क्रॉप को हाई यील्ड बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए फर्स्ट इज़ हाई यील्ड। जो ये फैक्टर्स हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या होती हैं, वैरायटी सेलेक्ट की जाती है क्रॉप्स की, किसी भी क्रॉप के सीड की वैरायटी सेलेक्ट की जाती है इन्हीं फैक्टर्स पर। फर्स्ट फैक्टर जो पहला फैक्टर है दैट इज़ हाई यील्ड, सबसे ज़्यादा यील्ड मीन्स प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो, मैक्सिमाइज। सो द मेन ऑफ द क्रॉप इम्प्रूवमेंट इज़ टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोनॉमिक प्रोड्यूस। जो मेन क्रॉप इम्प्रूवमेंट कब होगा, जब जो प्रोडक्टिविटी होगी, मीन्स प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब जो प्रोडक्शन होगा क्रॉप का वो ज़्यादा होगा। अब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि सीड की वैरायटी अच्छी होगी, सीड की वैरायटी हाई यील्डिंग वैरायटी होगी। हाई यील्डिंग वैरायटी होगी तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो पर यूनिट एरिया बढ़ जाएगी। देन इम्प्रूव्ड क्वालिटी, क्वालिटी सही होनी चाहिए, क्वालिटी सीड्स की क्वालिटी ज़्यादा सही होनी चाहिए। सो क्वालिटी कंसनट्रेशन ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्ट्स वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। जो क्वालिटी होती है सीड्स की वो क्रॉप टू क्रॉप वेराइटीज़ होती हैं उनकी, जो इंक्रीज़ की जाती हैं। कैसे, मतलब कि टू वैरायटी के सीड्स हैं। पहला सीड है मींस फर्स्ट सीड है वो हाई यील्डिंग सीड है। सेकंड जो है वो रेजिस्टेंस से फ्री है, मींस जो डिसीज़ है ना उससे फ्री है वो। सो दोनों में जब रिप्रोडक्शन होगा, मीन्स जब क्रॉस किए जाएंगे दोनों, तो उनकी एक वैरायटी जब निकलेगी न्यू ऑफस्प्रिंग, वो कैसी होगी, हाई यील्डिंग भी होगी और वो डिसीज़ रेसिस्टेंट भी होगी। सो इससे क्या हो गया, वैरायटी का इम्प्रूवमेंट हो गया, सीड की वैरायटी का इम्प्रूवमेंट। देन बायोटिक एंड एबायोटिक रेसिस्टेंस, बायोटिक एंड एबायोटिक रेसिस्टेंस। So the crop variety development from these both biotic and abiotic resistance stresses, then we can improve significantly the crop production. Biotic and abiotic resistance के द्वारा, means with the biotic and abiotic resistance we can improve the quality of the weeds, means weeds की quality को improve किया जाता है। कैसे, बायोटिक और बायोटिक रेसिस्टेंस के द्वारा। ये जो है MUV318, MUV318 क्या है, इज़ द हाई यील्डिंग वीट। ये किसका नेम है, एक सीड की वैरायटी का नेम है। सीड की वैरायटी का नेम क्या है, MUW318। MUW318 इज़ अ हाई यील्डिंग ऑफ वीट। ये हाई यील्डिंग वीट है, में इसके वैरायटी के सीड से जो प्रोडक्शन होता है क्रॉप्स का वो मैक्सिमाइज होता है, सबसे ज़्यादा होता है। देन चेंजेस इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। मैच्योरिटी ड्यूरेशन मीन्स जब कोई भी एक प्रोडक्शन के लिए मैच्योर हो जाती है कि ये या नाउ इट कैन रिप्रोड्यूस कर सके। सो नाउ चेंजेस इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। सो द मैच्योरिटी ऑफ क्रॉप्स मेक द हार्वेस्टिंग प्रोसेस ईजी एंड रिड्यूस द लॉस ऑफ प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। जो मैच्योरिटी क्रॉप्स की होती हैं वो हार्वेस्टिंग प्रोसेस को ईजी बनाती हैं। एंड व्हाट डू दे डू, ये जो हार्वेस्टिंग करने के बाद जो क्रॉप्स का जितना भी मटेरियल होता है प्रोडक्शन, उसको भी हार्वेस्टिंग के समय उसके लॉस को, क्रॉप फेलियर को कम करती है। देन
फोटो इंसेंसिटिविटी एंड थर्मो इंसेंसिटिविटी। फोटो इंसेंसिटिविटी एंड थर्मो इंसेंसिटिविटी क्या है? सो फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ दीज वेराइटीज विच हेल्प इन क्रॉसिंग द कल्टिवेशन बाउंड्रीज। मीन्स फोटो इंसेंसिटिविटी एंड थर्मो इंसेंसिटिविटी क्या है कि उन वेराइटीज़ को डेवलपमेंट करना विच हेल्प इन द क्रॉसिंग कल्टिवेशन, जो किस में हेल्प करती है? इन द क्रॉसिंग कल्टिवेशन बाउंड्रीज में। देन डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेड्स, मीन्स ऐसी वैरायटी का इम्प्रूवमेंट करना, ऐसी वैरायटी को डेवलप करना जिनके डिज़ायरेबल कैरेक्टर, डिज़ायरेबल ट्रेड्स हों, जैसे हाई यील्डिंग हो, फ्री रेसिस्टेंस हो। फ्री रेसिस्टेंस का मतलब कि जो डिसीज़ हैं, डिसीज़ उसको कैच ना कर पाएँ, एंड हाई यील्डिंग में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करे वो। ऐसी वैरायटी के जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनके कैरेक्टर्स को दूसरी वैरायटी के जो सीड के उनके कैरेक्टर से दोनों को एक बीच में क्रॉस किया जाता है। क्रॉस करने के बाद जो वैरायटी आती है उससे उस वैरायटी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। इम्प्रूव करने के बाद जो वैराइटीज़ के होते हैं जो बेकार होते हैं, मीन्स स्पॉइल होते हैं, बेकार होते हैं, उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, मीन्स निकाल दिया जाता है, और जो अच्छी वैरायटी के जो सीड्स होते हैं उनको रख लिया जाता है। फिर उन्हें और भी इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उनके कैरेक्टर्स, मीन्स डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेड्स। ये क्या कह रहा है? इट विल हेल्प इन सेटिंग हायर प्रोडक्शन। ये हेल्प करेगा किसमें? हायर प्रोडक्शन में। दस टॉलनेस, हाई टिलरिंग आर डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स फॉर फोडर क्रॉप्स। फोडर क्रॉप्स के लिए टॉलनेस, हाई टिलरिंग एंड हाई टिलरिंग क्या है? डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स है। टॉलनेस मीन्स लंबी मीन्स सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन। टिलरिंग, हाई टिलरिंग मीन्स सबसे जितना भी जो मेहनत होती है, क्या कहते हैं वो भी से हार्डवर्क। हार्डवर्क जो होता है उसके लिए प्लगिंग करने के लिए इनको कम समय लगता है। सो फॉर एग्जांपल CO 973 एंड CO 62399 आर द वेराइटीज़ ऑफ शुगर केन। ये क्या है? शुगर केन की वेराइटीज़ हैं। कौन कौन सी? CO 975, CO 975 एंड CO 62,399। इसे हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम 62,399। 62,399 आर द वेराइटीज़ ऑफ शुगर केन। ये क्या? शुगर केन के वेराइटी हैं। देन नेक्स्ट, वाइडर एडेप्टेबिलिटी। वाइडर एडेप्टेबिलिटी क्या है? इट विल हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन अंडर डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ये क्या करता है? इट हेल्प इन द स्टेबलाइजिंग, मीन्स ये बढ़ाने में हेल्प करता है। किसमें? क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने में अंडर डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस। एनवायरमेंटल की एबनॉर्मल जो वेदर कंडीशन होती है, कि जो वेदर सेटिंग होती है इन्वायरमेंट की, वो सेम नहीं होती। कभी कभी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, समर हो जाती है, कभी कभी विंटर हो जाती है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी स्प्रिंग रहती है। सो ऐसी कंडीशन में, एबनॉर्मल कंडीशन के द्वारा वाइडर एडेप्टेबिलिटी के फैक्टर को एक्सेप्ट किया जाता है, एडेप्ट किया जाता है। और इससे जो वैरायटी होती है उनके नेम्स हैं ICPH8 इज़ अ हाइब्रिड पिजन पी प्लांट। ये क्या? हाइब्रिड पिजन पी प्लांट है। हाइब्रिड पिजन पी प्लांट का मतलब ये डिसिमिलर जेनेटिक कैरेक्टर के क्रॉस से एक पिजन पी प्लांट को क्या किया गया है? डेवलप किया गया है ना। मैकेनिज्म इसके लिए क्या गया? इंपॉर्टेंट मीन्स मैकेनिज्म इसका। सो क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट इज द मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स फॉर इंक्रीजिंग देयर यील्ड। क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट क्या है? मैनिपुलेशन है क्रॉप प्लांट्स का, किसको? यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, और क्वालिटी को इम्प्रूव करनी। क्वालिटी इंप्रूव होगी, क्वालिटी अच्छी, हाई यील्डिंग क्वालिटी होगी, तो उसकी जो प्रोडक्शन होगा वो तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। सो ना, सूटेबिलिटी टू वेरियस कंडीशंस एंड रेसिस्टेंस टू बायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेसेस। देन द प्लांट ब्रीडिंग मीन्स, प्लांट ब्रीडिंग का मतलब क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़ बाय प्रोग्राम ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। प्लांट ब्रीडिंग का मतलब क्या है? जो प्रोडक्शन होता है न्यू वेराइटीज़ का विद द प्रोग्राम ऑफ द आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा जितनी वेराइटीज़ प्रोड्यूस की जाती हैं बाय द प्लांट ब्रीडिंग। सो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट of various crop plants has been done by adopting the following three steps। थ्री स्टेप्स को करने से जेनेटिक इम्प्रूवमेंट किया है क्रॉप्स का, मीन्स दोनों के जेनेटिक को। जैसे कि एक क्रॉप का जेनेटिक है, जेनेटिक मटेरियल है, दूसरे क्रॉप के जेनेटिक मटेरियल से क्या किया है? क्रॉस करवाया गया है। क्रॉस किया है तो उससे जो वैरायटी आएगी वो क्या आएगी? हाई यील्डिंग अच्छी वैरायटी आएगी। सो थ्री स्टेप्स क्या क्या है? फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड सिलेक्शन,
थर्ड इज हाइब्रिडाइजेशन। सो इन्हीं 3 स्टेप्स पर एडप्ट किया गया किसमें, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ द वेरियस क्रॉप प्लांट्स के लिए। सो डिस्कस करते हैं पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन, देन सेकंड सिलेक्शन, देन हाइब्रिडाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन क्या है? दिस रिफर्स टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर कल्टिवेशन टू द वेयर दे वर नेवर ग्रोन अर्लियर। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है कि क्रॉप्स को ट्रांसपोर्ट करना मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। लेकिन कैसे? जिस प्लेस पर प्लांट्स ग्रो किए गए हैं, कल्टीवेट किए गए हैं, उस प्लेस से उन्हें ऐसी प्लेस पे ग्रो करना जहाँ वो कभी भी ग्रो नहीं करवाए गए। ओके, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर ग्रोइंग प्लेस टू अ न्यू रीजन। मीन्स जो प्रोसेस है न्यू प्लांट्स को उनकी जगह से न्यू रीजन, नई जगह पर और नई क्लाइमेट के साथ दिखाना, मीन्स क्लाइमेट के साथ ग्रो करना। सो दिस इज कॉल्ड प्लांट इंट्रोडक्शन। ये क्या कहलाता है? प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन का एक प्लेस से जिस प्लेस पर वो ग्रो किए गए हैं उसी प्लेस को छोड़ के सेकंड प्लेस पे, किसी ऐसी प्लेस पे जहाँ वो कभी भी ग्रो नहीं किए गए, तो वहीं पर उनको ग्रो करना, दैट इज़ कॉल्ड प्लांट इंट्रोडक्शन। सो द एडजस्टमेंट ऑफ प्लांट्स टू देयर न्यू रीजन इज कॉल्ड, जो एडजस्टमेंट होता है प्लांट्स का उनके प्लेस से किसी भी न्यू रीजन पे ले जाना, दैट इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? एक्लीमेटाइजेशन। क्या कहलाता है? एक्लीमेटाइजेशन। नाउ सिलेक्शन, सेकंड प्रोसेस। So this process involves selection of most desirable offspring of a variety of plant for controlled propagation। ये प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि सेलेक्ट करना। तो सेलेक्ट करना मीन्स ऐसी डिज़ायरेबल ऑफस्प्रिंग को सेलेक्ट करना, और डिज़ायरेबल ऑफस्प्रिंग होगा वैरायटी ऑफ प्लांट, वैरायटी के ऑफस्प्रिंग, ऐसी वैरायटी के ऑफस्प्रिंग को सेलेक्ट करना विच हैज़ द मोस्ट डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स, जिसमें मोस्ट डिज़ायरेबल ट्रेड्स या कैरेक्टर्स हों। सो दे आर द फॉलोइंग 2 पैटर्न्स ऑफ सिलेक्शन। 2 पैटर्न्स ऑफ सिलेक्शन होते हैं, 2 टाइप्स के। फर्स्ट इज मास सिलेक्शन। सो रीड अबाउट द मास सिलेक्शन। क्या होता है? तो सीड्स फ्रॉम अ सिमिलर नंबर ऑफ प्लांट्स हैविंग द डिजायर्ड ट्रेड्स आर मिक्स्ड एंड सोन टू रेज द न्यू ऑफस्प्रिंग। जो सीड होते हैं, सीड सिमिलर नंबर ऑफ प्लांट्स, दोनों ही जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स होते हैं, दोनों के ही सिमिलर नंबर ऑफ प्लांट से मास सिलेक्शन होता है, जिनके डिज़ायरेबल ट्रेड्स लिए जाते हैं। डिज़ायरेबल ट्रेड्स लेने के बाद उनको मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के लिए उनको फिर क्या किया जाता है? मिक्स करने के बाद उनको न्यू ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करने के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस करने के बाद उनकी जो वैरायटी आती है, अगर वैरायटी अच्छी है, हाई यील्डिंग है, यील्डिंग वैरायटी, तो उनको रखा जाता है, एंड द रेस्ट ऑफ दीज जो बेकार है उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। सेकेंड वॉज प्योर लाइन सेलेक्शन। पहला हमारा क्या था? मास सेलेक्शन। सेकेंड प्योर लाइन सेलेक्शन। प्योर लाइन सेलेक्शन में क्या है? सीड्स फ्रॉम अ सिंगल हैविंग द डिजायरेबल ट्रेड्स इज सोन इन द सेपरेट रोड्स टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। जो सीड्स होते हैं सिंगल ट्रेड्स में, सिंगल डिजायरेबल ट्रेड्स में सोन किए जाते हैं इन द सेपरेट रोज, सेपरेट रोज में, टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, नए ऑफस्प्रिंग के साथ रिप्रोड्यूस करने के लिए। इसी मेथड से जो वीट की वैराइटीज़ है वो इम्प्रूव की गई थी, जिसका नेम है नाउ कल्याण सोना 227। क्या? कल्याण सोना 227 एंड PV18 हैज़ बीन डेवलप विद दिस मेथड। इसी मेथड से डेवलप की गई थी वीट की वैरायटी। देन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? ये द क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स टू प्रोड्यूस अ न्यू काइंड हाइब्रिड इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? द क्रॉसिंग करना बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर मीन्स दोनों ही एक दूसरे को, अनडिसिमिलर मीन्स दोनों ही एक दूसरे से सिमिलर ना हो, ना ही मेन गैमेट्स ना ही फीमेल गैमेट्स, दोनों ही डिसिमिलर हैं। और डिसिमिलर होने के बाद उनको दोनों के क्रॉस के बाद जो न्यू काइंड की वैरायटी आएगी, जो न्यू प्रोड्यूस होगा ऑफस्प्रिंग, उसको क्या कहेंगे? हाइब्रिड होगा। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। मीन्स टू डिसिमिलर, सिमिलर नहीं, टू डिसिमिलर जेनेटिक मटेरियल को क्रॉस करवाना प्लांट्स को, और उनसे क्रॉस होने के बाद एक न्यू हाइब्रिड को प्रोड्यूस करना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन।
देन क्रॉसिंग में भी 2 डिफरेंट वेराइटीज़, मीन्स क्रॉसिंग जो क्रॉस होगा 2 डिफरेंट वेराइटीज़ में हो सकता है। और इस क्रॉस को हम क्या कहेंगे, इंटर वेरिएटल क्रॉस ब्रीडिंग। क्या कहेंगे इसको हम, इंटर वेरिएटल क्रॉस ब्रीडिंग। और बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम जेनस, मीन्स सेम जेनस मीन्स दोनों का ही सेम जेनेटिक मटेरियल है और डिफरेंट स्पीसीज हैं, तो इनमें जो क्रॉस होगा, इन दोनों के बीच जो क्रॉस होगा, इसको हम क्या कहेंगे, इंटर स्पेसिफिक क्रॉस ब्रीडिंग। क्या कहेंगे, इंटर स्पेसिफिक क्रॉस ब्रीडिंग। Then thank you, subscribe my channel, like this video and comment please. Hello students, welcome to your all YouTube channel GoTech Plus। मैं हूं चतुर। आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में कि क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट की। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। जैसे ही आप जानते हैं कि क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब कि बचाव, मैनेजमेंट उसको मैनेज करना। क्रॉप जो उगाई जाती हैं, जो भी क्रॉप ग्रो की जाती हैं, क्रॉप ग्रो करने के बाद हार्वेस्टिंग के बाद उनको जो प्रोटेक्शन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड एंड तक देखिए। सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। प्रिवेंटिंग मेजर्स क्या, जो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में जो सबसे पहले प्रिवेंटिंग मेजर्स आते हैं। प्रिवेंटिंग मेजर्स क्यों अप्लाई किए जाते हैं, ये प्रिवेंटिंग मेजर्स क्यों अप्लाई किए जाते हैं, क्योंकि जो केमिकल्स के द्वारा, जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स में टॉक्सिक सब्सटेंसेस मिलाए जाते हैं। अगर ज़्यादा मिला दिए सॉइल में तो क्या हो जाएगा, सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो जाएगी। सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो जाएगी, उनकी हेल्थ भी ख़राब हो जाएगी और उनसे जो क्रॉप्स ग्रो की जाएंगी वो भी कैसी होंगी, टॉक्सिक सब्सटेंस है और इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा। उनमें इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा तो वो हमारे बॉडी के लिए और हमारे लिए भी कैसी होंगी, हार्मफुल होंगी। हार्मफुल होने के बाद हमें कुछ भी हो सकता है, हार्मफुलनेस। सो प्रिवेंटिव मेजर्स एडप्ट किए गए साइंटिस्टों के द्वारा। इन्होंने कहा, ये तो फार्मर्स के द्वारा ही एडप्ट किए गए थे। इसमें क्या था कि उन्होंने ऐसे मेथड्स यूज़ किए जिससे उनके जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस का एडमेंट, जो ऐड हो, टॉक्सिक सब्सटेंस जो केमिकल्स हो वो कम हो उनका। अगर कम होगा तो सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी। सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी तो क्रॉप प्रोडक्शन सही रहेगा और क्रॉप्स जो ग्रो की जाएंगी हार्वेस्टिंग के बाद, जो हम गेन करेंगे, गेन करने के बाद भी हमारी बॉडी को गेनमेंट ही होगा, हार्मफुलनेस नहीं होगी। सो सम ऑफ द प्रिवेंटिंग मेजर्स आर द फॉलोइंग। जो सम प्रिवेंटिंग मेजर्स है वो दिए गए हैं यहाँ। सो फर्स्ट इज द यूज़ ऑफ रेजिस्टेंस वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप प्लांट्स। यूज़ ऑफ रेजिस्टेंस वेराइटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स, इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसी वैरायटी के क्रॉप्स को यूज़ करना जो रेजिस्टेंस फ्री हो। रेजिस्टेंस फ्री मतलब जो डिसीज़ से फ्री हो, उनको डिसीज़ ना लग पाए, जो डिसीज़ से कभी भी इल फॉल ना हो पाए डिसीज़ से, ऐसी क्रॉप्स की वैरायटी को यूज़ करना। सेकंड, सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोइंग द क्रॉप्स। ऑप्टिमम टाइम को सेलेक्ट करना किसका, सोइंग ऑफ द क्रॉप्स को सोंग करने का। देन क्रॉप रोटेशन एंड मल्टीपल क्रॉपिंग। क्रॉप रोटेशन करना या मल्टीपल क्रॉपिंग करना। क्रॉप रोटेशन से क्या होगा, क्रॉप रोटेशन से जो क्रॉप रोटेशन होता है, रोटेशन का मतलब कि सक्सेशन, प्री प्लांट सक्सेशन में क्रॉप को ग्रो करना। क्रॉप को ग्रो करना मतलब इसका मीन्स हो गया, जैसे कि जो क्रॉप ग्रो की जाएंगी उनके एक के बाद एक क्रॉप ग्रो नहीं की जाएगी। एक क्रॉप ग्रो करने के बाद उसको 1 टाइम 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर के लिए छोड़ दिया जाएगा, जिससे कि उसकी सॉइल की फर्टिलिटी फिर से इम्प्रूव हो सके। इम्प्रूव होने के बाद क्या होगा, उसकी सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव हो जाएगी। देन अगेन उसको जो प्लांट्स क्रॉप्स ग्रो की जाएंगी, क्रॉप ग्रो करने के बाद देन सेकेंड टाइम फिर से उसको छोड़ दिया जाएगा। तो इससे क्या हो गया, ये क्रॉप रोटेशन हो गया। तो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होगी, मल्टीपल क्रॉपिंग में आती है हमारी एक मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग में कौन कौन सी आती है, मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, मिक्स्ड का मतलब क्या होता है, सभी पदार्थों को मिला देना, सभी मटेरियल्स को। सो मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होगा, सभी जितने भी क्रॉप्स की जो सीड्स आप ग्रो करेंगे, क्रॉप ग्रो करेंगे, तो क्रॉप ग्रो करने के बाद आपको उसमें टू कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, मीन्स अकॉर्डिंग टू टू कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपको जो क्रॉप है वो ग्रो करनी है। क्रॉप ग्रो करने पर क्या होगा, मल्टीपल क्रॉपिंग से जो क्रॉप के फेलियर होंगे उनके चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। देन क्लीन कल्टीवेशन क्लीन होना चाहिए। देन समर प्लगिंग। देन ना क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट क्या है। सो फील्ड्स आर इन्फेस्टेड विद अ वेराइटी ऑफ पेस्ट्स। जो
फील्ड होते हैं, जो क्रॉप होती हैं वो फील्ड होते हैं, वो किससे ख़राब हो जाते हैं? पेस्ट से। पेस्ट क्या होते हैं? जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं एंड द वीड्स पेस्ट, ये दोनों ही पेस्ट होते हैं। देन अ पेस्ट इज एन एनी डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज ग्रेट इकोनॉमिक लूज। पेस्ट क्या है? पेस्ट एक डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया? या तो ये वीड होगी। पेस्ट टू टाइप्स के होते हैं, या तो वीड पेस्ट हो गया या इंसेक्ट पेस्ट हो गया। ओके, डिसीज पेस्ट भी होता है बट दैट इज़ डिफरेंट। सो अ पेस्ट इज एन एनी डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म। डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म होता है जो क्या करता है? विच कॉजेज ग्रेट इकोनॉमिक लॉस, जो इकोनॉमिक आर्थिक व्यवस्था होती है उसमें बहुत ज़्यादा लॉस करता है पेस्ट। सो द इंसेक्ट्स आर किल्ड बाय द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स और बायोसाइड्स विच इंक्लूड इंसेक्टिसाइड्स। जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट किससे किल्ड किए जाते हैं, मारे जाते हैं? पेस्टिसाइड से। पेस्टिसाइड्स या बायोसाइड्स कह सकते हैं उनको, और ये किस में इंक्लूड होते हैं? इंसेक्टिसाइड्स। इस इंसेक्टिसाइड्स को हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिसाइड्स। जिससे ये मारे जाते हैं उनको इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं, और जिसके द्वारा मीन्स जिसके थ्रू ये मारे जाते हैं दैट इज कॉल्ड पेस्टिसाइड्स और बायोसाइड्स। देन वीडिसाइड्स टू किल द वीड्स। वीडिसाइड्स किसके लिए होते हैं? वीड्स को किल करने के लिए। एंड फंजाइसाइड, फंजाइसाइड किसके लिए होते हैं? फंजाई को किल करने के लिए। देन द केमिकल्स यूज टू किल पेस्ट इज कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। ओके, जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं पेस्ट को किल करने के लिए, दीज आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। ना वीड कंट्रोल, वीड कंट्रोल कैसे हो सकता है? सो फर्स्ट इज वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स इन द क्रॉप फील्ड्स। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं क्रॉप फील्ड्स में, जो हम चाहते नहीं हैं ग्रो करने के लिए, उसके बावजूद भी इवन ऑफ दैट दे ग्रोज, ये ग्रो हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? दैट आई ऑल्सो डोंट नो। एंड अनइरिगेटेड कंडीशन वीड्स मीन, जो अनइरिगेटेड कंडीशन वीड्स होता है अफेक्ट द वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करता है। एंड इरिगेटेड, इरिगेटेड क्या होता है? इरिगेटेड कंडीशन में ये कंपटीशन करता है न्यूट्रिशन का। मीन्स अगर आप इस इरिगेशन नहीं करेंगे क्रॉप फील्ड में तो क्या होगा? वीड्स क्या करेगा? वाटर अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। यदि इफ़ यू आर इरिगेशन, अगर आप इरिगेशन करेंगे तो व्हाट विल हैपन? सो देर इज़ अ कॉम्पिटिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का कॉम्पिटिशन होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि वीड्स सीज में जीते नहीं, कैसे? क्योंकि वीड्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, वीड्स की टेंडेंसी ज़्यादा होती है न्यूट्रिएंट्स को जल्दी जल्दी खींचने के लिए, मीन्स जल्दी जल्दी से अपने अंदर गेन करने के लिए इनकी जो टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा होती है वीड्स की। नाउ टाइप्स ऑफ वीड्स, वीड्स कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट इज इन्फेस्टेशन ऑफ वीड्स इज मोर इन खरीफ सीजन। जो इन्फेस्टेशन ऑफ वीड्स होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है? खरीफ सीजन में, देन द रबी सीजन में। सो बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, वीड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू नैरो लीफ वीड्स एंड ब्रॉड लीफ वीड्स। सो मॉर्फोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, वीड्स टू क्लासेस में क्लासिफाइड की जा सकती हैं। फर्स्ट इज नैरो लीफ वीड्स, फर्स्ट क्या है? नैरो लीफ वीड्स। सेकंड इज ब्रॉड लीफ वीड्स। ओके, देन आर मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल। वीड को कैसे कंट्रोल किया जाए वीड्स को? फर्स्ट इज वीड्स कैन बी कंट्रोल बाय द फॉलोइंग मेथड्स। फॉलोइंग मेथड्स के द्वारा वीड्स कंट्रोल हो सकती है। फर्स्ट इज मैकेनिकल मेथड्स, मैकेनिकल मेथड्स के थ्रू। सेकंड कल्चरल मेथड्स के थ्रू। देन केमिकल मेथड्स के थ्रू। देन बायोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू। इन चार मेथड्स के थ्रू वीड्स को कंट्रोल किया जा सकता है। फर्स्ट इज मैकेनिकल मेथड्स। मैकेनिकल मेथड्स में क्या आते हैं? These include the following methods: uprooting, weeding, handling, burning and flooding। ये इन मैकेनिकल मेथड्स में ये मेथड्स इंक्लूड होते हैं। अपरूटिंग, अपरूट का मतलब उखाड़ना, मीन्स वीड्स हैं उन्हीं को उखाड़ना है। वीडिंग मीन्स उनके लिए केमिकल्स का यूज़ करना। या हैंडलिंग, हैंडलिंग मीन्स उनको खुरपी से या किसी भी होय से उनको कट करना। देन बर्निंग, उनको जला देना या फ्लडिंग कर देना। देन सेकंड इज कल्चरल मेथड्स। कल्चरल मेथड्स में क्या इंक्लूड होते हैं? प्रॉपर बेड प्रिपरेशन, जो प्रॉपर बेड प्रिपरेशन हो, जो फील्ड बनाया जाए, प्लगिंग की जाए, तो प्लगिंग करने पर उनकी जो प्रिपरेशन हो वो प्रॉपर हो। देन टाइम स्विंग ऑफ क्रॉप्स, जो स्विंग हो टाइम्स का वो भी डेफिनेटली हो इन द इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। और इंटरक्रॉपिंग हो, इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि क्रॉप्स को ग्रो करना इन द डेफिनेट रो। मीन्स मिक्सड क्रॉपिंग आपने देखी है? मिक्सड क्रॉपिंग, जो मिक्सड क्रॉपिंग होती है उसमें मिक्सड क्रॉप होती है, क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है मिक्स में, या 2 क्रॉप्स, 3 क्रॉप्स, 4 या 5, कितनी भी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं आप एक इन अ सिंगल पीस ऑफ लैंड। एक ही सेम पीस ऑफ लैंड में आप ग्रो कर सकते हैं।
बट इंटरक्रॉपिंग क्या है? इंटरक्रॉपिंग एक इम्प्रूव्ड वर्जन है किसका? मिक्स्ड क्रॉपिंग का। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग की तरह होती है क्रॉपिंग, जो होती है क्रॉपिंग प्रोडक्शन ग्रो की जाती है क्रॉप, वो मिक्स्ड क्रॉपिंग के द्वारा ही होती हैं। बट इंटरक्रॉपिंग में ये डेफिनेट रो और डेफिनेट कॉलम में होती हैं। जैसे एक डेफिनेट मैनर में एक अच्छे डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग इंटरक्रॉपिंग में क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। देन क्रॉप रोटेशन बताइए आपको। देन केमिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स के थ्रू जो केमिकल होते हैं केमिकल को यूज़ करना। सो केमिकल वीड किलर्स, हर्बिसाइड्स। केमिकल वीड किलर, वीड को किल करने के लिए क्या यूज़ होते हैं, या हर्बिसाइड्स कह सकते हैं उनको, या वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ऑन द वीड्स पर स्प्रे किए जाते हैं टू डिस्ट्रॉय दैम, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। सो दिस इज केमिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स। ये क्या है? केमिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स है। केमिकल के द्वारा इनको, इन वीड्स को कंट्रोल किया जाता है। तो सम वीडिसाइड्स ये हैं 2,4-D। क्या है? 2,4-D। डी का मतलब क्या हो गया? डिक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या है ये? डिक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4-D का मतलब क्या हो गया? डिक्लोरोफेनॉक्सी एसिड, डिक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। सेकेंड एट्रेजियम, एट्रेजियम भी इसका एग्जाम्पल है वीडिसाइड का। देन फ्लूक्लोरेलिन, फ्लूक्लोरेलिन। देन आइसोप्रूटॉन, आइसोप्रूटॉन भी एक एग्जाम्पल है इसी का। देन सेकेंड इज बायोलॉजिकल मेथड। फोर्थ क्या है? बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड बहुत ही ईजी मेथड है। दैट इज द डेलिब्रेट यूज ऑफ सम insects or organisms which consume and especially destroy the wheat plants। इसमें क्या होता है बायोलॉजिकल मेथड में? सम इंसेक्ट्स को यूज़ किया जाता है, इंसेक्ट्स उनको लिया जाता है जो वीड्स को कंज्यूम करें, वीड्स को ईट कर लें या कंज्यूम कर लें। सो उनको क्या किया जाता है? उनको क्रॉप में डाला जाता है। क्रॉप में डालने के बाद वो क्या करती हैं? उनका वर्क क्या है? उनका वर्क ये है कि ऑर्गेनिक जितने भी वीड्स हैं उनको कंज्यूम करना, उनको डिस्ट्रॉय कर देना। तो वीड्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो क्या होगा? वीडिसाइड्स ख़त्म हो जाएंगी वीड्स, और क्रॉप प्रोडक्शन कोई भी हार्मनेस नहीं होगी क्रॉप प्रोडक्शन को। सो द बेस्ट इंडियन एग्जाम्पल इज एरिडिकेशन ऑफ prickly pear cactus by using cochineal insects। क्या होता है? cochineal insects का यूज़ करना। इरेडिकेशन करना ऑफ prickly pear cactus by using the cochineal insects को यूज़ करना है बायोलॉजिकल मेथड्स में। देन ना इफेक्ट्स ऑफ वीड्स ऑन क्रॉप प्लांट्स। वीड्स का इफेक्ट क्या है क्रॉप प्लांट्स में? करती क्या है ये क्रॉप प्लांट्स में? लेट्स स्टडी अबाउट इट नाउ। So weeds are compete with the crops of nutrients, sunlight, water and space. Weeds are more efficiently than crop plants. They grow quickly, absorb more nutrients and water than crops. Weeds क्या करती हैं? Weeds ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली होती हैं। एफिशिएंट मीन्स इनको जो वर्क करने की जो एफिशिएंट होती है, जो टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा होती है क्रॉप प्लांट्स के थ्रू, क्रॉप प्लांट्स के कंपैरिजन में। सो ये क्या करते हैं? ये जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। जल्दी जल्दी ग्रो क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी जो टेंडेंसी होती है न्यूट्रिएंट्स को गेन करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है, क्रॉप प्लांट से भी ज़्यादा होती है। सो क्रॉप प्लांट से ज़्यादा होती है, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा लेंगे। जो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा लेंगे तो इनकी जो रैपिडली ग्रोथ होगी तो ये क्या करेंगे? क्रॉप प्लांट्स को ग्रो नहीं होने देंगे और इनमें क्या होंगे? डिसऑर्डर्स डेवलप होंगे। सो सेकंड इज सम वीड्स में प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। सम वीड्स क्या करेंगे? टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करेंगे किसमें? सॉइल में। और सॉइल में टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करेंगे तो वो क्या करेंगे? क्रॉप भी उस टॉक्सिक सब्सटेंस को अपने इनसाइड में क्या करेंगे? गेन करेंगे। गेन करने के बाद वो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे पास आएंगे। ओके, सो ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग वीड्स गेट मिक्सड विथ क्रॉप्स प्रोड्यूस टू डाउनग्रेड इट्स क्वालिटी। हार्वेस्टिंग के समय मीन्स कटाई के समय ये करते हैं? वीड्स मिक्सड हो जाती हैं क्रॉप्स के साथ और क्या करते हैं? इनकी क्वालिटी को डिग्रेड कर देते हैं, इनकी क्वालिटी को घटा देते हैं। देन नाउ इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल। वीड पेस्ट कंट्रोल के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल। इंसेक्ट्स अटैक द क्रॉप इन द फॉलोइंग 3 वेज। इंसेक्ट क्या करते हैं? 3 वेज में क्रॉप पर अटैक करते हैं। फर्स्ट इज च्यूइंग इंसेक्ट्स। च्यूइंग इंसेक्ट्स होते हैं जो चबाते हैं। देन सेकेंड इंसेक्ट जो सक करते हैं। इंटरनल फीडर जो प्लांट्स जो क्रॉप के अंदर रहते हैं, इन द स्टेम, रूट में या लीव्स में, कहीं पर भी। सो पहले हम पढ़ेंगे च्यूइंग इंसेक्ट। च्यूइंग इंसेक्ट्स के बारे में। च्यूइंग इंसेक्ट्स क्या है? तो च्यूइंग इंसेक्ट्स कट रूट। जो च्यूइंग इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं? रूट को कट करते हैं, स्टेम को कट कर देंगे या लीफ को कट कर देंगे, क्योंकि इनके जो च्यूइंग माउथ्स होते हैं ये ज़्यादा ही शार्प होते हैं। सो इनमें से जो एग्जाम्पल है वो है लोकस्ट एग्जाम्पल है, ग्रासहॉपर्स एंड कैटरपिलर एंड ग्रब्स। ये जो
हेरोग्लाइफस, हेरोग्लाइफस क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है ग्रास ऑपर्स का, ग्रास ऑपर्स का साइंटिफिक नेम क्या है, हेरोग्लाइफस, साइंटिफिक नेम क्या है ग्रास ऑपर का, हेरोग्लाइफस। सेकंड इज सकिंग इंसेक्ट्स, सकिंग इंसेक्ट्स, सकिंग के नाम से पता पड़ा, सक मीन्स सक करना, चूसना। देन द सकिंग इंसेक्ट्स सक द सेल शेप फ्रॉम द वेरियस प्लांट्स, सकिंग इंसेक्ट्स क्या करते हैं, प्लांट्स में से जो सेल शेप होता है, सेल शेप किस में होता है, वैक्यूल में, सेल के वैक्यूल में जो जितना भी मटेरियल होता है उसको क्या करते हैं, सक कर लेते हैं, सक करने के बाद क्या होता है, उनमें से मटेरियल जो भी होता है स्टोर, वो क्या होता है, फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। देन इनके जो एग्जांपल है, एफिड्स, एफिड्स, लीफ ओपर्स, लीफ ओपर्स हो, एफिड्स हो, लीफ ओपर्स हो, देन प्लांट बग्स। ओके, देन थर्ड इज इंटरनल फीडर्स, इंटरनल फीडर्स का मतलब जो भी अंदर के फीडर्स होते हैं, अंदर रहते हैं, अंदर ही प्लांट्स के अंदर ही अंदर लिव करते हैं, इनसाइड ऑफ द प्लांट पार्ट्स। सो इंटरनल फीडर्स क्या है, इंटरनल फीडर्स लिव इनसाइड द प्लांट पार्ट्स, ये करते हैं प्लांट के पार्ट के इनसाइड मीन्स अंदर रहते हैं, अंदर रहने के बाद इन्हें क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड बोरर्स, क्या कहलाते हैं ये, बोरर्स। व्हेन दे लिव इन द twigs और रूट्स एज sugarcane borers, जब ये twigs और रूट्स एज ए sugarcane की तरह रहते हैं, सो पोर्ट बोरर्स मेक्स होल इन द पोर्स ऑफ चिकन रो, जो पोर्ट बोरर्स होते हैं वो क्या करते हैं, चिकन के पी में क्या करते हैं, होल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, होल। और दे आर कॉल्ड वीविल्स, क्या कहलाते हैं ये, वीविल्स। सो इनमें जो ग्रब्स टर्मिट्स अटैक द रूट जोन ऑफ द क्रॉप्स, क्या करते हैं, रूट की जोन पर, क्रॉप की रूट जोन पर अटैक करते हैं, देन रीच टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द कॉजिंग ग्रेट डैमेज, यानी ग्रेट डैमेज पहुंचाते हैं इन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ना इन्फेस्टेशन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट का इन्फेस्टेशन करना मीन्स रोकना उनको, कैसे रोक सकते हैं, फर्स्ट मेथड क्या है, रूट कटिंग टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स आर कंट्रोल बाय मिक्सिंग इंसेक्टिसाइड इन द सॉइल, जो रूट कटिंग होते हैं, जो कटिंग एनिमल्स होते हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है, उनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, बाय एडिंग द इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड को ऐड करने में, इंसेक्टिसाइड का नेम क्या है, क्लोरोफाइरिफोस, क्लोरोफाइरिफोस को सॉइल में ऐड करने से क्या होगा, उनमें जो इंसेक्ट्स होते हैं, जितने भी कटिंग रूट कटिंग इंसेक्ट्स होते हैं, वो किल हो जाएंगे, मीन्स मर जाएंगे। Then stem and leaf cutting and boring types of insects are controlled by dusting the insecticide, इंसेक्टिसाइड्स को मिलाने से जो स्टेम कटिंग होते हैं, जो लीफ कटिंग एनिमल्स होते हैं, वो बोरिंग एनिमल्स होते हैं, उनके लिए इंसेक्टिसाइड्स मिलाया जाता है, जिसका नेम है मेलाथियोन, लिंडेन, थियोडन, मेलाथियोन, लिंडेन, थियोडन। इन इंसेक्टिसाइड्स को ऐड किया जाता है इन द स्टेम्स में और लीव्स में और इन द बोरिंग टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स के नेम है। थर्ड इज ऑल सेप सकिंग एनिमल्स, जो जितने भी सकिंग एनिमल्स होते हैं, चबाते हैं, जो मीन्स सक करते हैं, जो सेल शेप को सक कर लेते हैं ना, सेप के अंदर जो सेप होता है, मटेरियल होता है, उसको सक कर लेते हैं। दीज आर कंट्रोल बाय स्प्रेइंग सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड्स, ये किससे कंट्रोल किए जाते हैं, बाय द स्प्रेइंग, स्प्रे करने पर सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड्स, सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करने से। और इनकी जो एग्जांपल है वो है डाइमेथोड एंड मेटासिस्टोक्स, मेटासिस्टोक्स और डाइमेथोड को ऐड करने से इनमें जो सेल सकिंग एनिमल्स होते हैं, सेल सेप सकिंग एनिमल, जो सेल सेप सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं, सॉरी, सेल सेप सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, इनको इंसेक्टिसाइड्स कर दिया जाता है। देन स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन्स का स्टोरेज कैसा हो, जो प्रोटेक्शन का, जो क्रॉप प्रोटेक्शन का जो मेन पार्ट है, दैट इज स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन्स को स्टोरेज कैसे किया जाए, क्योंकि अगर ग्रेन स्टोरेज अच्छी तरह होनी है तो क्या होगा, उनकी वो बने रहेंगे अच्छी तरह। देन जो सीरियल्स और ग्रेन स्टोर्स आर स्टोर्ड एट द थ्री लेवल्स पर, जो सीरियल्स मीन्स गेहूँ और जो फूड ग्रेन्स होते हैं, इनको स्टोर किया जाता है। सो फर्स्ट लेवल इज एट प्रोड्यूसर लेवल, प्रोड्यूसर लेवल का मतलब क्या हो गया कि जिसने उनको ग्रो किया है, जब फार्मर हो या कोई भी हो, जिसने भी क्रॉप्स को ग्रो किया है, वो अपने पास ही रखे इनको, ऐसे दीज कैन बी स्टोर। देन सेकंड इज एट ट्रेडर्स लेवल, ट्रेडर्स लेवल पे हो जाए, या जिसको भी जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप किसी को भी सोल्ड की जा रही हैं या बेची जा रही हैं, तो उसके लेवल पे उन ग्रेन्स को स्टोर करना। देन थर्ड लेवल क्या है, एट फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लेवल, इंडिया लेवल जो फूड कॉरपोरेशन है, FCI, क्या है, FCI,
फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इस पर इन सभी जो ग्रेन्स होते हैं इनको सोल्ड कर दिया जाए या दे दिया जाए। देन ड्यूरिंग स्टोरेज डैमेज ऑफ ग्रेन्स कैन टेक प्लेस बाय द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ फॉलोइंग मेथड्स। जो टू टाइप्स ऑफ फॉलोइंग मेथड्स होते हैं जो स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स के समय पर ग्रेन्स को डैमेज करते हैं, मीन्स हम डैमेज कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। उन टू फैक्टर्स का नेम क्या है? बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? लेट्स स्टडी अबाउट इट। सो बायोटिक फैक्टर्स क्या हैं? बायोटिक फैक्टर्स सच एज इंसेक्ट्स, rodents, बर्ड्स, माइट्स एंड बैक्टीरिया। बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े, rodents जो दांतों से कुतर देते हैं, बर्ड्स चिड़ियाएँ होती हैं, माइट्स होती है, बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? जितनी भी ग्रेन्स होते हैं उनको च्यू कर लेते हैं, सक कर लेते हैं, उनको ख़राब कर देते हैं, उनके अंदर चले आते हैं और भी ज़्यादा रिप्रोड्यूस करके उनको और भी ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। देन एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? एबायोटिक फैक्टर्स सच एज मॉइस्चर कंटेंट्स एंड टेम्परेचर। सो अगर मॉइस्चर बढ़ने से भी, अगर जिस जगह पर भी एट एनी प्लेस इफ़ यू हैव केप्ट द ग्रेन्स, अगर किसी प्लेस पर आपने ग्रेन्स रखे हैं तो ग्रेन्स रखने के बाद उसके जो प्लेस है उस प्लेस का मॉइस्चर कम होना चाहिए, कि मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो उसमें रेन ड्रॉप्स भी होंगे, मॉइस्चर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगा? उसके जो ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स क्या हो जाएंगे? ख़राब हो जाएंगे, और ग्रेन्स ख़राब हो जाएंगे तो आपको इकोनॉमिक लॉस होगा। देन टेम्परेचर भी कितना होना चाहिए? नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो है 32 डिग्री सेल्सियस। ओके। देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मीन्स इनको बचाना और इनको कंट्रोल कैसे किया जाए। देन ड्राइंग के थ्रू जो हार्वेस्टेड ग्रेन होती हैं उनको ड्राई करना। ड्राई किस पे? प्लास्टिक सीड्स पे, क्योंकि प्लास्टिक सीड्स क्या होती हैं? जो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती, उनको इवेपोरेट करती हैं, इवेपोरेशन में इनकी हेल्प करती हैं ड्राइंग। देन क्लीनिंग करना। द ग्रेन्स एंड द अदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस शुड बी प्रॉपरली क्लीन बिफोर स्टोरेज। मीन्स ये जो ग्रेन्स जहाँ पर भी आप जिस भी प्लेस पे आप स्टोर कर रहे हैं, स्टोर करने की प्लेस को आप प्रॉपरली क्लीन कीजिए। क्लीन करने के बाद ही क्या होगा? इनमें जो ग्रेन्स के लिए जो बायोटिक फैक्टर्स डेवलप होंगे वो भी कम हो जाएंगे, या तो डेवलप होंगे या इनके चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। देन थर्ड इज सेफ़ एंड प्रॉपर स्टोरेज। सेफ़ मीन्स एकदम सेफ़ एंड प्रॉपर स्टोरेज होनी चाहिए। इनकी जो गोडाउन्स ऑफ वेयर हाउस में आप स्टोर करते हैं, इनकी जो प्रॉपर ड्राइड और क्लीन होनी चाहिए। सो जो लार्ज क्वान्टिटीज़ सिलोज आर यूज्ड। जो लार्ज क्वान्टिटीज़ में जो बड़े बड़े स्लोज होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। जूट बैग्स यूज़ किए जाते हैं, स्लोज भी यूज़ किए जाते हैं लार्ज क्वान्टिटीज़ में बाय द गवर्नमेंट के। देन केमिकल के कंट्रोल से हो सकते हैं, या BHC क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या ये केमिकल का नेम है। इसका यूज़ किया जाता है। और मैराथियन आई स्प्रेड बिफोर स्टोरेज टू किल द पेस्टिसाइड्स को मारने के लिए क्या किया जाता है? जिस भी प्लेस पर आप रख रहे हैं उस पर बेंजीन हेक्साक्लोराइड या मैलाथियन को स्प्रे किया जाता है टू किल द पेस्टिसाइड्स को किल करने के लिए ना। फ्यूमिगेशन क्या होता है? फ्यूमिगेशन इसको आप समझिए, फ्यूमिगेशन क्या होता है? दोज पेस्टिसाइड्स विच can destroy insects by forming toxic fumes are called fumigants and the process of their use is called fumigation. उन पेस्टिसाइड्स को फॉर्म करना जो इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कैसे? टॉक्सिक सब्सटेंस को बनाने से। फ्यूमिगेंट्स क्या होते हैं? फ्यूमिगेंट्स टॉक्सिक सब्सटेंस को बनाते हैं। जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वो क्या करता है? वो इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, पेस्टिसाइड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। देन फ्यूमिगेंट्स को बनने के बाद जो ये प्रोसेस होती है इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने की, टॉक्सिक वेस्ट बनाने की, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्यूमिगेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूमिगेशन। देन थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑल इन यूट्यूब चैनल गोटेक प्लस। मैं विशिष्ट और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टॉपिक दैट इज नेम इज क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न जो होता है, जो भी क्रॉपिंग करने के लिए, जो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, मैक्सिमाइज़ करने के लिए जो टेक्निक्स हैं उनको एडप्ट करना। अबाउट अ क्रॉपिंग पैटर्न। सो फर्स्ट इज क्रॉपिंग पैटर्न। These are the models of raising crops which help in obtaining maximum benefit from the same piece of land. ये मॉडल्स ऑफ रेजिंग मीन्स क्रॉप्स को रेज करने के लिए जो हेल्प करते हैं इन द ऑब्टेनिंग ऑफ मैक्सिमम बेनिफिट, सबसे ज़्यादा बेनिफिट ऑब्टेन करने के लिए फॉर द सेम पीस ऑफ लैंड,
एक ही पीस की लैंड को में से ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मीन्स मैक्सिमम क्रॉप्स को गेट करना, ऑब्टेन करना। सो रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर, क्या कहता है, क्रॉप फेलियर का रिड्यूस रिस्क को रिड्यूस करता है। देन डिसीज एंड इन्फेस्टेशन। सो थ्री कॉमन टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न है, जिनका फर्स्ट नेम है मिक्स्ड क्रॉपिंग, सेकेंड इंटरक्रॉपिंग, थर्ड इज क्रॉप रोटेशन। जो क्रॉपिंग पैटर्न में जो थ्री कॉमन टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न है, इनमें से एक मिक्स्ड क्रॉपिंग, सेकेंड इंटरक्रॉपिंग, थर्ड क्या है, क्रॉप रोटेशन। देन फर्स्ट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है? देन farming is an agriculture process of harnessing solar energy in the form of economical produce of plants and animals. फार्मिंग क्या है? एक एग्रीकल्चर प्रोसेस है जिसमें सोलर एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है एज द इकोनॉमिक प्रोड्यूस ऑफ प्लांट्स के एंड द एनिमल्स के इकोनॉमिक यूज़ में। देन द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स सिमल्टेनियसली इन द सेम पीस ऑफ लैंड। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है? मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है कि दो या दो से भी ज़्यादा क्रॉप्स को एक ही पीस के लैंड में क्या करना, ग्रो करना। सो द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स, दो या दो से अधिक ज़्यादा क्रॉप्स एक ही समय पर इन द सेम पीस ऑफ लैंड पे ग्रो करना, दैट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग, जो मिक्स्ड क्रॉपिंग है इसका ऑब्जेक्टिव, इसके जो किसके लिए मिक्स्ड क्रॉपिंग यूटिलाइज मीन्स एडप्ट की गई है, because the basic objective of mixed cropping, जो basic objective of mixed cropping is that to minimize the risk of ensure against the crop failure। जो crop failure होते हैं, जो crop ख़राब हो जाती हैं ड्यू टू द abnormal weather conditions, जो weather की abnormal conditions होती हैं उससे जो crops ख़राब हो जाती हैं, जो failure हो जाती हैं, उसके रिस्क को मिनिमाइज़ करना और सेफ्टी भी बनाए रखना। देन क्रॉप कॉम्बिनेशन यूज्ड इन मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्या क्रॉप कॉम्बिनेशन को भी यूज़ करना इन द मिक्स्ड क्रॉपिंग में जो क्रॉप कॉम्बिनेशन होते हैं उनमें से जो एग्जांपल है ये मेज प्लस उड़द बीन, मेज और उड़द बीन को साथ उगाया जाता है। देन वीट एंड चिकपी, देन वीट एंड मस्टर्ड, इन दोनों के साथ ग्रो किया जाता है। देन एडवांटेज ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट इज द रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर ड्यू टू अनसर्टेन मॉनसून इज रिड्यूस। जो पूरी क्रॉप एक ही मीन्स एक पीस पे लैंड पे एक ही क्रॉप ग्रो की जाती थी पहले, अब ग्रो होने पर अगर एक पी जो उसकी जो कंडीशन है क्रॉप की कि वो मानसून में सही रहेगी, बट एबनॉर्मल कंडीशन, ड्यू टू एबनॉर्मल कंडीशन के कारण उसकी जो क्रॉप थी वो ख़राब हो गई। इसका मतलब उसकी क्रॉप ख़राब होने से जो रिड्यूस मानसून की वजह से ख़राब हो गई। देन द रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर ड्यू टू अनसर्टेन मानसून इज रिड्यूस। जो रिस्क होता है टोटल फेलियर, जो पूरी क्रॉप ख़राब होने था, वो रिड्यूस हो जाता है किससे? मिक्स्ड क्रॉपिंग से। देन ड्यू टू कम्प्लीमेंट्री इफेक्ट ऑफ कंपोनेंट क्रॉप यील्ड ऑफ बोथ क्रॉप्स इज इंक्रीज्ड, मीन्स दोनों ही क्रॉप के यील्ड, जो उगाए जाने की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, वो दोनों की ही इंक्रीज हो जाती है मिक्स्ड क्रॉपिंग से। देन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज इम्प्रूव्ड बाय ग्रोइंग टू क्रॉप सिमल्टेनियसली। जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है दोनों मिक्स्ड क्रॉपिंग से। जो दो क्रॉप्स एक ही समय पर एट अ वन टाइम सिमल्टेनियसली ग्रो करने पर सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है? इम्प्रूव हो जाती है। देन चांसेस ऑफ पेस्ट इन्फेस्टेशन आर ग्रेटली रिड्यूस। जो पेस्ट होते हैं जो क्रॉप्स को ख़राब कर देते हैं, उनकी जो चांसेस होते हैं दीज आर ऑल्सो ग्रेट, जो कम हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा कम हो जाते हैं ना। इंटर क्रॉपिंग क्या है? सेकेंड टाइप ऑफ द क्रॉपिंग पैटर्न का सेकेंड टाइप इंटर क्रॉपिंग क्या है? इंटर क्रॉपिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स सिमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड इन डेफिनेट रोज with the objective of increasing productivity per unit area। इंटरक्रॉपिंग क्या है? इंटरक्रॉपिंग एक मिक्स्ड क्रॉपिंग का ही इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर है। क्या है? इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर, इम्प्रूव फार्मिंग है। इसमें क्या है? इसमें भी एक ही पीस पे टू क्रॉप्स, जो दो क्रॉप्स हैं, दो से ज़्यादा क्रॉप्स एक ही समय पर एक ही फील्ड पे ग्रो की जाती हैं। ग्रो करने पर बट इसमें क्या है? इसमें मैनर पे जो मैनर होते हैं उसमें डेफिनेट रो क्या होता है? डेफिनेट रो विथ ऑब्जेक्टिव इंक्रीज। डेफिनेट रो के अकॉर्डिंग
जो रोज़ बनाई जाती हैं उनकी रोज़ के अकॉर्डिंग इसमें खेती मीन्स फार्मिंग की जाती है। इसमें जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं, ग्रो की जाती हैं, वो डेफिनेट रोज़ के पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ग्रो की जाती हैं। सो इंटरक्रॉपिंग इज़ द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या है? इम्प्रूव्ड वर्जन है मिक्स्ड क्रॉपिंग का। नाउ एडवांटेज ऑफ इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? फर्स्ट इज इट मेक्स बेटर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स ऑफ सनलाइट, लैंड एंड वाटर। ये क्या बनाता है? बेटर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा बेटर यूज़ बनाता है, सनलाइट का, लैंड का एंड वाटर का। देन सॉइल इरोजन इज इफेक्टिवली अरेस्टेड। जो सॉइल इरोजन इंटरक्रॉपिंग से सॉइल इरोजन बहुत ही कम हो जाती है। सॉइल इरोजन के जो चांसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। देन since the seed maturity period of these crops vary, the different crops can be harvested and threshed separately। जो सीड्स की जो मैच्योरिटी का टाइम पीरियड होता है और ये क्रॉप्स जिस समय पर हार्वेस्ट की जाती हैं, तो उस समय पर हार्वेस्ट करने के बाद यदि आपने इफ़ यू हैव हार्वेस्टेड द वन क्रॉप, अगर आपने एक क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया तो सेकंड क्रॉप को हार्वेस्ट करने के लिए आपको टाइम भी मिलेगा। टाइम मिलेगा साथ साथ आपको जो क्रॉप फेलियर का जो जितने भी चांसेस थे वो भी रिड्यूस हो गए। सो आप सेपरेटली इनको हार्वेस्ट भी कर सकते हैं और थ्रेश्ड भी कर सकते हैं एंड यू ऑल्सो कैन स्टोर इट सेपरेटली। देन प्रोडक्शन ऑफ ईच क्रॉप कैन बी मार्क्ड एंड कंज्यूम्ड सेपरेटली। मीन्स जो प्रोडक्शन होगा हर एक क्रॉप का कैन बी मार्क्ड एंड कंज्यूम्ड सेपरेटली कंज्यूम किया जाता है एंड मार्क भी कर सकते हैं इसको। देन ना लास्ट पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न का जो लास्ट पैटर्न है दैट इज़ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या? रोटेशन का मतलब क्या होता है? जिससे जानते हैं एक दिन के बाद सेकंड दिन आ जाता है, मीन्स वन डे के बाद सेकंड डे आ जाता है, सेकंड डे के बाद थर्ड डे आता है। सो ऐसी क्रॉपिंग पैटर्न होता है। क्रॉपिंग पैटर्न में क्रॉप रोटेशन होता है। फर्स्ट इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लान सक्सेशन। मीन्स एक अच्छी से अच्छी योजना बना के, क्या अच्छी से अच्छी योजना बना के एक ही पीस के लैंड पे डिफरेंटली मीन्स डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन पे क्रॉप को ग्रो करना। कैसे? क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होगा कि बीच में क्या होगा? गैप होगा। गैप होने का मतलब बीच में समय को दिया जाएगा, मीन्स सॉइल को टाइम दिया जाएगा फॉर गेटिंग रिप्लेनिश होने के लिए सॉइल को टाइम दिया जाएगा। इसलिए क्रॉप रोटेशन इज़ मोर प्रिफर्ड बाय द फार्मर्स। देन वाइल मेकिंग सेलेक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर क्रॉप रोटेशन मीन्स क्रॉप रोटेशन बनाने के लिए जो क्रॉप्स का सिलेक्शन होता है कैसे होता है? पहले जो अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर थ्रू रेन और इरिगेशन मीन्स इनको माइंड में रखा जाता है कि जब क्रॉप रोटेशन करें तो उनके लिए जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए मॉइस्चर की, या तो रेन के थ्रू होनी चाहिए या इरिगेशन के थ्रू। स्टेटस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इज इन द जो न्यूट्रिएंट्स का स्टेटस हो मीन्स न्यूट्रिएंट्स हो जो सॉइल में या ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मीन्स मोर क्वान्टिटी में हो। देन अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स, जो इनपुट्स होते हैं मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स जो भी ऐड किए जाते हैं सॉइल में वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। देन ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप्स का ड्यूरेशन ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा नहीं कि जो क्रॉप आपने क्रॉप को ग्रो करने के बाद उसका जो हार्वेस्टिंग टाइम वो ज़्यादा हो और आपका जो क्रॉप रोटेशन टाइम जो प्री प्लांट सक्सेशन हो वो कम हो। देन मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़, जो मार्केटिंग और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ होती हैं उनको भी डिमांड मीन्स मेकिंग सिलेक्शन किया जाता है अकॉर्डिंग टू द क्रॉप रोटेशन। ना द एडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन के एडवांटेजेस। ना इट कंट्रोल्स पेस्ट एंड वेट्स। ये क्या कहता है? पेस्ट और वीड्स को कंट्रोल करता है। पेस्ट क्या होते हैं? ये होते हैं क्रॉप फेलियर जो क्रॉप्स को ख़राब करते हैं। देन क्रॉप रोटेशन रिड्यूसेस द नीड ऑफ फर्टिलाइजर्स। क्रॉप रोटेशन क्या करता है? जो फर्टिलाइजर्स की जो नीड होती है उनको रिड्यूस करता है। देन सेवरल क्रॉप्स मे बी ग्रोन इन सक्सेशन। जो कुछ क्रॉप्स होते हैं उनको सक्सेशन विद ओनली वन सॉइल प्रिपरेशन, नॉन सॉइल प्रिपरेशन के लिए ग्रो किया जाता है। देन बाय अल्टरनेशन बिटवीन डीप एंड शैलो रूटेड क्रॉप्स द सॉइल में बी यूटिलाइज मोर कम्प्लीटली। जो सॉइल होती है ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज की जाती है बाय द डीप एंड शैलो रूटेड क्रॉप्स। सो थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑल इन माय यूट्यूब चैनल गोटेक प्लस। मैं विशा चतौर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द फीडिंग, केयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मीन्स ये है जो डोमेस्टिक एनिमल्स की केयर करते हैं, उनको रियरिंग करते हैं, मीन्स उनके जो
उनका जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको अपने इकोनॉमिक प्रोड्यूस में यूटिलाइज करते हैं। इसे हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। हस्बेंडिंग का मीन्स ही ये है कि जितने भी एनिमल्स हैं उनके हर एक प्रोडक्ट को यूटिलाइज करना, किसी को भी वेस्ट ना जाने देना। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। लेट्स स्टार्ट इट नाउ। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द फीडिंग, केयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। मीन्स ब्रांच, एग्रीकल्चर की ब्रांच जो फीडिंग मीन्स उनको खिलाने में और केयरिंग उनकी देखभाल करने में, एंड द ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मीन्स उनकी डोमेस्टिक एनिमल्स की ब्रीड को वेरीफाई करने में क्या कहते हैं उनको? एनिमल हस्बेंड्री। क्या कहलाती है? एनिमल हस्बेंड्री। सो हस्बेंडिंग मीन्स टू यूज़ अ रिसोर्स केयरफुली एंड विदाउट वेस्ट। हस्बेंडिंग का मतलब ही ये है कि रिसोर्स को यूज़ करना, यूटिलाइज करना, वेस्ट नहीं जाने देना केयरफुली से। देन एनिमल हस्बेंड्री इज़ डन इन मैनी वेज। कई तरीक़ों में एनिमल हस्बेंड्री की जाती है, जैसे कि कैटल प्रोडक्शन और फार्मिंग। कैटल प्रोडक्शन का मतलब कि बफेलो द्वारा एंड द काउ को पालने से। देन पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग इज रिलेटेड टू द चिकन्स की, मीन्स जो हैंस होती हैं उनको पालना। देन फिश को पालना, फिशरीज जो भी होती हैं, इनलैंड फिशरीज एंड मैरीन फिशरीज। देन बी कीपिंग। बी कीपिंग का मतलब जो मधुमक्खी होती हैं उनको भी पालना, उनको भी हस्बेंड करना या हस्बेंडिंग करना। देन फर्स्ट इज कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग क्या है? ह्यूमन बींग्स डोमेस्टिकेट द कैटल फॉर मिल्क, लेदर एंड मीट एंड ट्रांसपोर्टेशन। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं जो कैटल को डोमेस्टिकेट पालते हैं, क्यों? उनका पर्पस क्या है? उनसे मिल्क गेट करना, मिल्क को गेन करना, लेदर को लेना, देन ट्रांसपोर्टेशन, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन पर्पज से। देन कैटल रेजिंग इज डन टू फुलफिल द स्पेसिफिक नीड्स फॉर डेयरी, ड्राउट और ड्यूअल पर्पस ब्रीड्स। जो कैटल होती है, कैटल फार्मिंग क्यों की जाती है? कि जो स्पेशल नीड्स होती हैं ह्यूमन बीइंग की, उनको फुलफिल करने के लिए, जैसे कि डेयरी की नीड्स, ड्राउट एंड द ड्यूअल पर्पस ब्रीड्स। जो काउस होते हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। डेयरी ब्रीड्स, जो कैटल की ब्रीड्स होती हैं उनको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज डेयरी ब्रीड्स, सेकंड ड्राउट ब्रीड्स, थर्ड इज डुअल पर्पस ब्रीड्स। सो इन तीनों ब्रीड्स के बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। देन जेनेरिक नेम ऑफ काउ इज बोस इंडिका। जो जेनेरिक नेम है, जेनेरिक नेम क्या है? जो जीन से अकॉर्डिंग है। सो द जेनेरिक नेम ऑफ काउ इज बोस इंडिकस। काउ का जेनेरिक नेम क्या है? बोस इंडिकस। एंड बफेलो का जेनेरिक नेम ब्यूबेलस। क्या है? ब्यूबेलस। देन ब्रीड्स ऑफ काउ आर क्लासिफाइड एज ड्राउट, डेयरी एंड ड्यूअल पर्पस ब्रीड। जो काउस की ब्रीड है उनको किन में क्लासिफाइड किया गया है? ड्राउट में, डेयरी ब्रीड्स एंड द डुअल पर्पस ब्रीड्स। सो पहले हम पढ़ेंगे ड्राउट ब्रीड्स। ड्राउट ब्रीड्स क्या होती हैं? देयर मीट इज टफ। ड्राउट ब्रीड्स वो होती हैं जिनकी मीट क्या होती है? टफ होती है। एंड दे गिव लिटिल मिल्क। कितना? थोड़ा सा मिल्क देती हैं, एज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिल्क। सो ये किसके लिए यूज़ होती हैं, किसके लिए यूटिलाइज किया जाता है इनको? बीस्ट ऑफ बर्डन। बीस्ट ऑफ बर्डन मीन्स बोझ, जैसे कि उनसे जितने भी एग्रीकल्चर डील्स होती हैं, प्लगिंग करवाना, टिलरिंग करवाना एंड द सोइंग मैन्योर्स को ऐड करवाना, फर्टिलाइजर्स को ऐड करवाना, सॉइल में रिप्लेसमेंट करना, इन सभी प्रोसेस, एग्रीकल्चर के प्रोसेस एक्टिविटीज़ किसके द्वारा की जाती हैं? इन्हीं बीस्ट ऑफ बर्डन्स जो काउज होती हैं, जो उनकी मीट टफ होती है एंड दे गिव लिटिल मिल्क, और थोड़ा सा मीन्स लिटिल मिल्क देते हैं एज अ सिंपल अमाउंट। एंड डेयरी ब्रीड्स। नाउ डेयरी ब्रीड्स सेकेंड कैटेगरी। सो दे हैव लार्ज डाइजेस्टिव सिस्टम। इनके पास क्या है? लार्ज डाइजेस्टिव सिस्टम है, मीन्स ये सबसे ज़्यादा फीडिंग करती हैं। फीडिंग करने के बाद ज़्यादा फीडिंग करेंगे तो इनमें जो मिल्क होगा, मिल्क प्रोडक्शन होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो डेयरी ब्रीड्स क्या करती हैं? ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। एंड एज स्पेसीज ल्यूडर बिकॉज एज पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल ऑफ द फूड दे कंज्यूम मस्ट बी टर्न इनटू मिल्क। क्या करती हैं? ये ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क देती हैं ये डेयरी ब्रीड्स। डेयरी ब्रीड्स क्या देती हैं? ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क देती हैं। देन डुअल पर्पस ब्रीड्स। डुअल पर्पस ब्रीड की नेम से पता है, डुअल मीन्स दोनों ही वर्क, जो दोनों ही वर्क कर सकते हैं, एज अ ड्राउट ब्रीड्स एंड एज अ डेयरी ब्रीड्स। सो दीज ब्रीड्स प्रोवाइड्स मिल्क एज वेल एज हेल्प इन एग्रीकल्चर टास्क। ये जो ब्रीड्स होती हैं डुअल पर्पस ब्रीड्स, ये क्या करती हैं? मिल्क भी प्रोवाइड कराती हैं एज वेल एज हेल्प इन द एग्रीकल्चर टास्क। एग्रीकल्चर टास्क में भी ये हेल्प करती है। कौन सी? डुअल पर्पस ब्रीड्स। हमने पढ़ा था 3 ब्रीड्स के बारे में। ड्राउट ब्रीड्स क्या थी? जिसकी मीट टफ थी एंड ये थोड़ा सा दूध मीन्स लिटिल मिल्क देती थी, as a used as a beast of burden. Then second was dairy breeds.
डेयरी ब्रीड्स में क्या था, लार्ज सिस्टम था, मीन्स ये मिल्क सबसे ज़्यादा देती थी ये ब्रीड्स। देन थर्ड ब्रीड्स कौन सी थी, ड्यूअल पर्पस ब्रीड्स। दीज ब्रीड्स प्रोवाइड्स मिल्क एज वेल एज हेल्प इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। ये ब्रीड्स क्या थी, मिल्क भी ज़्यादा देती थी एज वेल एज एग्रीकल्चर टास्क में भी हेल्प करती थी। देन मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड मिल्क एनिमल्स और डेयरी एनिमल्स। जो मिल्क प्रोड्यूसिंग जो भी एनिमल मिल्क देती हैं, जो फीमेल पॉपुलेशन में जितने भी एनिमल्स होते हैं जो मिल्क देते हैं, दीज आर नोन एज मिल्चिंग एनिमल्स। ये एनिमल्स क्या जाने जाते हैं, मिल्चिंग एनिमल्स और डेयरी एनिमल्स। इन एनिमल्स को मिल्चिंग एनिमल्स या डेयरी एनिमल्स के नाम से जाना जाता है। देन इंडिजिनस ब्रीड्स कैसी होती हैं, जो देसी ब्रीड्स होती हैं। द इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ काव आर, जो इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ काव हैं वो क्या क्या हैं। फर्स्ट इज रेड सिंधी ब्रीड है एक इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ काव। सेकंड साहिवाल, थर्ड इज गिर। ये तीनों ही क्या है, इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ काव। इंडिजिनस ब्रीड्स का मतलब मैंने बता दिया, जो देसी ब्रीड्स होती हैं। देन ना इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ बफेलोज, इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ बफेलो मीन्स बफेलो के इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ मुर्रा, मैसाना, सुरती। मुर्रा, मैसाना, सुरती। अब इसमें जो रेड सिंधी है, रेड सिंधी ब्रीड्स जो होती हैं उनका जो कलर होता है, मीन्स जो बॉडी का कलर होता है वो रेड होता है, रेड पिगमेंट होती है, रेड जैसी लाइन होती है उनमें, रेड लाइन होती है। इनसे हम पहचान सकते हैं कि ये रेड सिंधी ब्रीड्स में आती हैं। दीज आर काउज आर रेड सिंधी। देन साहिवाल क्या होती हैं, साहिवाल ऐसी ब्रीड्स होती हैं जिनका साइज छोटा होता है। देन गिर। देन द इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ बफेलोज के इंडिजिनस ब्रीड्स, जो बफेलोज में इंडिजिनस ब्रीड्स है जो हाई यील्डिंग मिल्क प्रोडक्शन मीन्स जो सबसे ज़्यादा मिल्क देती है, हाई यील्डिंग मिल्क प्रोडक्शन, वो कौन सी है, मुर्रा एक हाई प्रोडक्शन मीन्स जो सबसे ज़्यादा मिल्क देती है, हाई यील्ड प्रोडक्शन है। देन ब्रीड इम्प्रूवमेंट फॉर एच पी एम का मतलब क्या होता है, हाई प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। सो ब्रीड्स का इम्प्रूवमेंट किया किसके लिए, फॉर द हाई प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। फर्स्ट इज मिल्क प्रोडक्शन ऑफ मिल्चिंग एनिमल्स इज डिपेंड ऑन देयर लैक्टेशन पीरियड। जो मिल्क प्रोडक्शन होता है मिल्चिंग एनिमल्स का, मिल्चिंग एनिमल्स मैंने आपको बताया था मिल्चिंग एनिमल्स क्या होते हैं, जो एनिमल्स फीमेल पॉपुलेशन में जितने भी एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क प्रोवाइड कराते हैं, दीज आर कॉल्ड मिल्चिंग एनिमल्स। सो जो मिल्क प्रोडक्शन ऑफ मिल्चिंग एनिमल्स इज डिपेंड ऑन देयर लैक्टेशन पीरियड। जो मिल्क प्रोडक्शन होता है मिल्चिंग एनिमल्स का वो किस पर डिपेंड होता है, उनके लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, जो सेक्सुअल मीन्स जो रिप्रोडक्शन का पीरियड होता है फ्रॉम द बर्थ के बीच में और सेकेंड जनरेशन के बीच में। Then to improve the production of milk of our indigenous breeds, cross breeding program has been undertaken as। जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क को इम्प्रूव करने के लिए, जो इंडिजिनस ब्रीड्स के प्रोडक्शन ऑफ मिल्क को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया, इंडिजिनस ब्रीड्स का क्रॉस किसके साथ करवाना शुरू कर दिया, विद द एक्सोटिक ब्रीड्स। एक्सोटिक ब्रीड्स क्या थी, जो फॉरेन ब्रीड्स थी, विदेशियों कंट्रीज थी उनकी ब्रीड्स थी। देन नेचुरल मेथड ऑफ ब्रीडिंग, किसमें, नेचुरल मेथड ऑफ ब्रीडिंग में। नेचुरल मेथड ऑफ ब्रीडिंग आप जानते हैं, जैसे कि नेचुरली जितने भी ब्रीडिंग होती है उनके क्रॉस करना। देन इट टेक्स प्लेस बाय क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन टू इंडिजिनस ब्रीड्स एंड द गोल ऑफ हाई मिल्क यील्डिंग एक्जोटिक ब्रीड्स बाय नेचुरल फिजिकल मेथड। ये क्या है, इसमें प्लेस करता है इन द क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन टू इंडिजिनस ब्रीड्स और वन बुल ऑफ एक्जोटिक ब्रीड्स मीन्स एक टू इंडिजिनस ब्रीड्स काउ थी उनका क्रॉस किसके साथ करवाया, टू मीन्स जितने भी एक बुल थे हाई मिल्क यील्डिंग बुल, जो किसका ब्रीड था, जो एक्जोटिक ब्रीड का था, मीन्स फॉरेन ब्रीड्स जो विदेशी कंट्रीज होती हैं उनका ब्रीड्स, बाय द नेचुरल फिजिकल मेथड। किससे, नेचुरल फिजिकल मेथड से। Then second, artificial method of breeding which is done by the human beings. So scientifically this method is called artificial insemination। जो artificial method of breeding है इसको क्या कहते हैं हम, artificial insemination। artificial insemination क्या होता है, the process of injecting the semen to the reproductive tract of female animal during heat period is called artificial insemination। जो प्रोसेस होता है इंजेक्ट करने का, सेमन को इंजेक्ट करने का। सेमन किससे प्रोवाइड होता है, सेमन एक बुल से प्रोवाइड किया जाता है, फुल बुल से ऑप्टेन होता है हमें, जो ऑप्टेन होता है उसको एक रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंजेक्ट किया जाता है ड्यूरिंग द
हीट पीरियड के समय। सो इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देन थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल मेरे यूट्यूब चैनल गोटेक प्लस। मैं अभिषेक चित्तौर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग क्या है, जैसे इसके पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, एनिमल हस्बेंड्री हमने कैटल फार्मिंग, अबाउट द कैटल फार्मिंग और कैटल प्रोडक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसमें ब्रीड्स का इम्प्रूवमेंट भी किया था हमने। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग किससे रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, मीन्स फार्मिंग ऑफ द chickens and eggs for the meat and the eggs production। पोल्ट्री फार्मिंग रिलेटेड है चिक्स और हेंस की फार्मिंग से, मीन्स इनके फार्मिंग से। पोल्ट्री फार्मिंग क्या है, फर्स्ट इज पोल्ट्री फार्मिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड मीट्स थ्रू द हस्बेंडिंग ऑफ चिक्स एंड हेंस। पोल्ट्री फार्मिंग क्या है, प्रोडक्शन है ऑफ द एग्स, मीन्स एग और मीट्स का प्रोडक्शन किससे होता है, बाय द हस्बेंडिंग ऑफ चिक्स एंड हेंस। चिक्स और हेंस के हस्बेंडिंग से, चिक्स और हेंस को पालने से जो पोल्ट्री फार्मिंग है। देन प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग इंक्लूड्स इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ हैचिंग, रियरिंग, हाउसिंग एसेट्रा। जो प्रॉपर मैनेजमेंट है ऑफ द पोल्ट्री फार्मिंग का, उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट मेथड्स इंक्लूड हैं, उनमें हैचिंग, रियरिंग एंड हाउसिंग। हैचिंग का मीन्स जब भी कोई एग होता है, एग में से जब कोई चिक का बच्चा, चिक का जो चाइल्ड होता है, जब वो बाहर आने के लिए झटपटाता है तो उसके लिए वो उसकी जो एग में हैचिंग हो जाती है। हैचिंग का मतलब उस एग का टूटना, ब्रेक डाउन ऑफ द एग सेल। एग सेल टूट जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हैचिंग। रियरिंग उसको पालना, देन द हाउसिंग उसकी देखभाल करना। देन एन एग लेयर, एग लेइंग पोल्ट्री इज कॉल्ड ईगर और लेयर। जो एग मीन्स अंडे देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ईगर और लेयर। जो एग देते हैं, एग कौन देगा, ओनली द हैन, हैन ही तो देगी, चिक्स थोड़ी देंगे। सो एन एग लेइंग पोल्ट्री इज कॉल्ड ईगर और लेयर, जिसे हम क्या कहते हैं, ईगर और लेयर। देन द पोल्ट्री रियर्ड फॉर ऑब्टेनिंग मिल्क। जो पोल्ट्री की जाती है फॉर द ऑब्टेनिंग मिल्क, मिल्क को ऑब्टेन करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, फॉर द चिकन और ब्रॉयलर। क्या कहते हैं उसको, चिकन और ब्रॉयलर। देन पोल्ट्री ब्रीड्स। पोल्ट्री ब्रीड्स क्या कहते हैं, पोल्ट्री ब्रीड्स आर इंक्लूडेड इन थ्री कैटेगरीज। थ्री कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं। फर्स्ट इज इंडिजिनस ब्रीड्स। देयर आर 4 प्योर इंडिजिनस ब्रीड्स। इसमें क्या है, 4 प्योर इंडिजिनस ब्रीड्स हैं जिनका नेम है एजिल। फर्स्ट क्या है, एजिल, चिट्टागंग, गैगस और बुसरा। क्या है, एजिल, चिट्टागंग, गैगस एंड बुसरा। देयर आर 4 पॉपुलर ब्रीड्स ऑफ एजिल, जिसमें 4 पॉपुलर ब्रीड्स हैं एजिल की, जिनका नेम है पीला, याकूब, न्यूरी, काजल। इसका नेम क्या है, पीला, याकूब, न्यूरी एंड द लास्ट इज काजल। जो सेकंड ब्रीड में कैटेगरीज है उसकी, दैट इज एक्सोटिक ब्रीड्स। एक्सोटिक ब्रीड्स क्या होते हैं, एक्सोटिक ब्रीड्स आर फॉरेन ब्रीड्स। एक्सोटिक ब्रीड्स क्या है, फॉरेन ब्रीड्स विच आर ब्रॉट फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, जो कि फॉरेन कंट्रीज से मंगाई जाती हैं या ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। देन द फॉलोइंग 2 एक्सोटिक ब्रीड्स आर मोस्ट पॉपुलर। जो 2 मोस्ट पॉपुलर ब्रीड्स हैं उनमें क्या है, वाइट लेगहॉर्न, सेकंड इज रोड आइलैंड रेंट। क्या है, पहला वाइट लेगहॉर्न, सेकंड इज रोड आइलैंड रेड। देन थर्ड इज क्रॉस ब्रीड्स। क्रॉस ब्रीड्स क्या होती हैं, और क्रॉस ब्रीड्स को हम इम्प्रूव्ड ब्रीड्स ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग भी कहते हैं। सम इम्प्रूव्ड क्रॉस ब्रीड्स ऑफ स्ट्रेन्स आर HH260, IBL 80, B77 एंड ILS 82। ये क्या है, क्रॉस ब्रीड से इम्प्रूव की गई इस ब्रीड्स हैं, जिनका नेम्स क्या था, HH260, BL 80, B77, देन ILS 82। ना वेराइटी इम्प्रूवमेंट, इस वेराइटी का इम्प्रूव कैसे होता है, उनकी क्वांटिटी को वेरीफाई करना, मीन्स उनकी क्वांटिटी को इम्प्रूव करना। द प्रोग्राम ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग। जो क्रॉस ब्रीडिंग का प्रोग्राम है बिटवीन इंडिजिनस एंड द फॉरेन ब्रीड्स फॉर वेराइटी इम्प्रूवमेंट। वेराइटी इम्प्रूवमेंट से क्या, वेराइटी इम्प्रूवमेंट का मीन्स क्या है, जो क्रॉस का प्रोग्राम मीन्स क्रॉस ब्रीडिंग को एडप्ट करते हुए, क्रॉस ब्रीडिंग को एडप्ट करते हुए बिटवीन इंडिजिनस ब्रीड्स और फॉरेन ब्रीड्स के बीच में जो क्रॉस करने से जो वेराइटी इम्प्रूवमेंट पे फोकस किया गया है, जिससे न्यू वेराइटीज़ का डेवलपमेंट हो फॉर द डिजायरेबल ट्रेड्स, फॉर द डिजायरेबल ट्रेड्स। फर्स्ट इज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, मीन्स जिससे क्या हो, इनके जो
क्रॉसिंग ब्रीड से क्या हो, इंडिजिनस और फॉरेन ब्रीड से जो न्यू वेराइटी डेवलप हो, उसमें जो डिज़ायरेबल ट्रेड्स हो वो क्या हो, क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ चिक्स। क्वांटिटी का मतलब उनकी मात्रा, उनकी जो जितनी भी उसकी क्वांटिटी हो। देन क्वालिटी का मतलब हो गया उसकी जो वैरायटी हो, अच्छी क्वालिटी हो या बेकार क्वालिटी हो ऑफ चिक्स। जो बेकार क्वालिटी को होते हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, मीन्स उनको निकाल दिया जाता है। एंड अच्छी क्वालिटी को फिर से रिप्रोड्यूस करके, मीन्स फिर से क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा इम्प्रूव किया जाता है। और देन सेकेंड कैरेक्टर क्या है, सेकेंड कैरेक्टर इज चिक प्रोडक्शन एंड टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर। चिक प्रोडक्शन मीन्स चिक का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन फॉर द ऑब्टेनिंग फॉर रियरिंग फॉर द मीट, मिल्क के लिए रियर करना। देन एंड टॉलरेंस टू टेम्परेचर मीन्स हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेंस करने वाला। क्योंकि आपने देखा होगा कि सुना भी होगा कि जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं, डिज़ायरेबल ट्रेड्स होते हैं, उनमें जो फ्री रेजिस्टेंस टू डिसीज़ भी होता है, एक जो मीन्स किसी को भी डिसीज़ ना हो पाए, डिसीज़ से फ्री रहे, ये भी एक डिज़ायरेबल ट्रेड्स है। देन लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, सबसे कम लो मीन्स मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट हो। फोर्थ इज इम्प्रूवमेंट इन हैंड हाउस्ड फॉर एग प्रोडक्शन, इम्प्रूवमेंट हो इन द हैंड हाउस फॉर एग प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा एग का प्रोडक्शन हो। जैसे ये आपने देखा होगा जो ब्रॉयलर होते हैं, जो लेयर होते हैं, लेयर और ईगर, इनका जो एग प्रोडक्शन का जो टाइम होता है, वो 20 वीक्स होता है। 20 वीक्स के बाद ये एग को डेवलप करने, मीन्स एग प्रोडक्शन, एग का प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं आफ्टर द 20 वीक्स। देन एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन, एग और ब्रॉयलर का प्रोडक्शन। देन फर्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ एग्स, एग्स का प्रोडक्शन फर्स्ट इज एग प्रोडक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ट्रेड। जो एग प्रोडक्शन है वो क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ट्रेड है। आर लेयर स्टार्टिंग लेइंग द एग्स एट द एज ऑफ 20 वीक्स। आर लेयर जो एग देने वाला, जो भी एग देता है उसे हम क्या कहते थे, लेयर। जो लेयर अपने एग्स को लेइंग करना स्टार्ट किस एज से स्टार्ट करता है, अबाउट द 20 वीक्स। 20 वीक से एग्स को देना स्टार्ट कर देता है अ लेयर। Then to improve the quality and quantity, the following points are considered. क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये पॉइंट्स कंसिडर की जाती हैं, जैसे एग नंबर, कितने ज़्यादा एग्स का प्रोडक्शन हुआ, सेक्सुअल मैच्योरिटी सही होनी चाहिए, देन एग का वेट कितना है, देन फीड एफिशिएंसी, ज़्यादा से ज़्यादा जो फीड किया जाए, मीन्स खाना खाने के लिए दिया जाए, फूड दिया जाए, और फूड भी कम हो और ये ज़्यादा एग प्रोडक्शन कर दे। देन सेल का कलर, सेल का साइज, जो सेल है उसकी उतना सेल की प्रोटेक्शन, मीन्स कितना प्रोटेक्ट कर सकता है, देन हैचिंग टाइम, एवरीथिंग। देन प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेरियन एग्स, मीन्स वेजिटेरियन एग्स का प्रोडक्शन कैसे होता है। द फर्टाइल एग्स नॉट रॉट रैपिडली देन द इनफर्टाइल एग्स। जो फर्टाइल एग्स होते हैं, जो फर्टाइल करने वाले होते हैं, आफ्टर द जो एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है उसके बाद जो फर्टाइल एग्स होते हैं वो जल्दी से जल्दी सड़ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं रैपिडली, जल्दी देन द इनफर्टाइल एग्स के द्वारा। हेंस क्या है, हेंस कैन ले एग्स विदाउट अ कॉक एंड द एग्स थस ऑब्टेन्ड आर इनफर्टाइल। जो हेंस एग देती है विदाउट अ कॉक, मीन्स जब उसका रिप्रोडक्शन नहीं होता कॉक के साथ, जो एग्स उससे ऑब्टेन किए जाते हैं इस पीरियड में, वो क्या होते हैं, इनफर्टाइल एग्स। और इन्हीं इनफर्टाइल एग्स को हम क्या कहते हैं, वेजिटेरियन एग्स। Now production of broilers का production, they are fed up with the vitamin rich supplementary food for growth rate and better food। ये क्या करते हैं, इनको पिलाया जाता है एंड द विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फूड दिए जाते हैं फॉर द ग्रोथ रेट एंड द बेटर फीड, ज़्यादा से ज़्यादा बेटर फीड। देन थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट।